वेलकम टू माई एफएम नॉवेल्स मार्शल पीक। आज की कहानी में यांग काई एक बार फिर अपनी हैरत अंगेज ताकतों और नावाबिले यकीन करिश्मों से सबको हैरान करने वाला है। न सिर्फ ऊपरी दुनिया में सब कुछ अदल बदल कर दिया, बल्कि अपने पुराने सेक्ट की दोबारा से तामीर नौ करने पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या नई नई दुनियाओं में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ना जारी रख सकेगा? और इसके सामने आने वाला अगला चैलेंज कितना खतरनाक होगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर लम्हा एक नया राज, नया खतरा और एक नया हैरान कुन इंकिशाफ आपका मुंतजिर है। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चैप्टर नंबर 3201 से 3210 तक। ये एक अजीब व गरीब नस्ल थी जो तकरीबन नापैद हो चुकी थी। उनके कबीले के लोग फितरती तौर पर कमजोर थे और उनमें लड़ने की ज्यादा सलाहियत नहीं थी, लेकिन पौधों की काश्त के हवाले से उनके पास एक मुनफरिद हुनर था। ये अफवाह थी कि कदीम जमाने में ताकतवर काश्तकार अपने अद्वियाती बागात की देखभाल के लिए एक या दो वुड सप्रेट्स को ज़ेर करना पसंद करते थे। 1 लाख एकड़ पर मुहित अद्वियाती बाग में कटाई जाने वाली जड़ी बूटियों की मिकदार और मयार में 30% इजाफा हो जाता था, बशर्ते कि वहां एक वुड सप्रेट मुकीम हो। वो कुदरत के लाडले और इंतहाई नायाब वजूद थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, दुनिया में मुसलसल तब्दीलियां आती रहीं। स्टार फील्ड्स के सितारों की टोपोग्राफी और खुद स्टार बाउंड्री इर्तिका और तरक्की के मराहिल से गुजरती रही। इसी तरह अनवा के दरमियान तब्दीलियां भी आम थीं। इसके बरक्स इनशनेट वाइल्डलैंड्स कदीम जमाने से तब्दील नहीं हुए थे। यही वजह थी कि इस जगह बहुत सी ऐसी नायाब मखलूकात मौजूद थीं जो बैरूनी दुनिया में नहीं पाई जाती थीं। वुड सप्रेट्स उसकी एक मिसाल थे, जैसा कि स्टोन सप्रेट्स थे। ये दोनों नस्लें एक दूसरे का सहारा थीं और एक दूसरे पर मुनहसर थीं, जिससे एक तरह का बाहमी ताउन का रिश्ता कायम था। स्टोन सप्रेट कबीला वुड सप्रेट्स को ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, जबकि दूसरी तरफ वुड सप्रेट कबीला स्टोन सप्रेट कबीले को जंग में उड़ने की सलाहियत अता करता था। वुड सप्रेट कबीले की मदद के बगैर स्टोन सप्रेट सिर्फ जमीन पर लड़ सकते थे, जिसके नतीजे में अक्सर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। 10 से ज्यादा नफीस वुड सप्रेट्स यांग काई की तरफ उड़कर आए और मुतजस्सिस तितलियों के झुंड की तरह इसके गिर्द जमा हो गए। हेलो, यांग काई मुस्कुराया। वुड सप्रेट्स और स्टोन सप्रेट्स दोनों ही बहुत अलग थलग रहने वाली नस्लें थीं। आम हालात में वो बैरूनी दुनिया से मील जौल रखने से इनकार कर देते थे। इनशनेट वाइल्डलैंड्स में रहने वाली कमोंस्टर रेस के बहुत से अफराद ने उन्हें पहले कभी देखा तक नहीं था, सिर्फ उनके वजूद की कहानियां सुनी थी। ताहम यांग काई मुख्तलिफ था। वो 10 साल से ज्यादा अरसा कबल स्टोन सप्रेट कबीले के इलाके में जा चुका था और वहां इसे और वुड सप्रेट्स दोनों की तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर खुश आमदीद कहा गया था। उनके दरमियान माजी में होने वाले मील जौल की वजह से दोबारा मिलने पर वो उसे अजनबी महसूस नहीं कर रहे थे। एक मादा वुड सप्रेट यांग काई के कंधों पर उतरी, इसके कानों के करीब झुकी और कहा, बुजुर्ग और हमारे कबीले के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बरा करम इस तरफ तशरीफ ला। इसकी आवाज बहुत नरम थी और उसके गाल हल्के से सुर्ख हो रहे थे। वुड सप्रेट्स आसानी से शर्मा जाते थे। यांग काई को मुबहम तौर पर महसूस हुआ कि यह खास वुड सप्रेट जानी पहचानी लग रही है और जल्द ही इसे याद आया कि शायद यह वही थी जिसने इस वक्त इसके लिए शराब उंडेली थी, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता था, इसलिए इसने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिलाया। ठीक है। वुड सप्रेट्स के पास एक पैदाइशी खुदादाद सलाहियत थी, जिसकी बदौलत वो हजारों किलोमीटर तक अपने अर्द गिर्द के तमाम पौधों को अपनी आंखें और कान बना सकते थे। इसलिए इसके पहुंचते ही उन्हें फौरी तौर पर उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया। नतीजे के तौर पर यह वुड सप्रेट्स इससे मिलने यहाँ आए। वुड सप्रेट्स ने आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाया और कुछ देर चलने के बाद यांग काई इस जगह पहुंच गया जहां स्टोन सप्रेट्स रहते थे। इस इलाके के कदीम दरख्त किसी भी दूसरी जगह के तमाम दरख्तों से कहीं ज्यादा बड़े और ऊंचे थे। मजीद ये कि हर दरख्त में एक कुदरती गार था जिसे घर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। जब यांग काई वहां पहुंचा तो 9 बड़े स्टोन सप्रेट्स एक कतार में खड़े थे, जिनके दरमियान वाला काफी बूढ़ा मालूम होता था। ये शख्सियत झुकी हुई थी और उसकी दाढ़ी उल्टे पत्थर के सतूनों की तरह सीने तक लटक रही थी। इसकी जाहिरी शक्ल जिंदगी के निशेब व फराज से भरपूर थी। इस लम्हे वो मुस्कुराहट के साथ इस समत देख रहा था। यांग काई उसकी तरफ बढ़ा, अपनी मुट्ठियां बांधी और झुककर सलाम किया, बुजुर्ग। फिर उसने बुजुर्ग के कंधों पर बैठी फूलों के ताज वाली हथेली के बराबर मादा वुड सप्रेट पर नजर डाली। मादन कबीला, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम दोबारा मिल रहे हैं। स्टोन सप्रेट बुजुर्ग हंसा, इसकी भारी आवाज से जमीन हल्की सी लरज उठी। अपनी आवाज नीची रखो, वुड सप्रेट की मादन कबीला। मोना उन्हें अपने कान ढांपने के लिए हाथ ऊपर उठाया। मैं द मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लक़ब के लायक नहीं हूं। बुजुर्ग, बरा करम मुझे मेरे नाम से पुकारे, यांग काई ने आजिज़ी से कहा। एक दाना बुजुर्ग अपनी उम्र के लिहाज से एहतराम का मुस्तहिक होता है। इसके अलावा यांग काई का स्टोन सप्रेट कबीले के साथ गहरा ताल्लुक था। चाहे वो ओशा हो या इसका एम्बॉडीमेंट, दोनों की असल स्टोन सप्रेट्स ही थी। मैं बिन बुलाए आया हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है, बुजुर्ग। स्टोन सप्रेट बुजुर्ग हंसा, लेकिन उसकी हंसी अब काफी दबी हुई थी। बज़ाहिर वो डर रहा था कि मोना दोबारा शिकायत ना करे। हम पेट भरने के बाद बात कर सकते हैं। आखिरी बार जब आप यहाँ आए थे तो उसे 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। हमारे लिए यहाँ किसी भी किस्म की चहल पहल होना नायाब है,
इसलिए हम कुछ तफरी करने का ये मौका ज़ाय नहीं कर सकते। वो तो फिर जैसा आप कहीं बुजुर्ग। इस हुक्म के बाद एक ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। सब पहले की तरह एक बड़े दरख्त की जड़ के गिर्द जमीन पर बैठ गए और इसे मेज के तौर पर इस्तेमाल किया। वुड सॉकेट्स की भाग दौड़ के साथ मेज जल्द ही हर किस्म के फलों और शराब से भर गई। जैसे ही रात हुई, चांद की रोशनी पत्तों से छन कर आने लगी। उनके चारों तरफ दरख्तों के तनों से अजीब और गरीब फल लटक रहे थे, जो रंग बरंगी रोशनियों से चमक रहे थे और इस जगह को रोशन कर रहे थे। स्टोन सॉकेट्स आमतौर पर सख्त और खामोश रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ इस वक्त बेकाबू हो रहे थे। वो एक इंसान से ज्यादा ऊंचे लकड़ी के प्याले थामे शोर मचा रहे थे। उन्होंने जी भर कर शराब पी और वुड सॉकेट्स के उगाए हुए फलों से लुत्फ अंदोज हुए। दरी असना वुड सॉकेट्स उनके पहलू में रक्स कर रहे थे। आसमान पर रोशन चांद लटका हुआ था और दावत और शराब ने इंसान को दूसरी चीजों की फिक्र करने से रोक दिया था। स्टोन सॉकेट्स के नाम बहुत सादा थे, जो अशी से अशीबा तक थे। बदकिस्मती से यांग काई इनमें फर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सब एक जैसे लगते थे। असल में शीजियो के नाम से एक और भी था, जो शाह था। ताहम जब से वो अल्जांग रूइली के साथ बिल्ड गेट में दाखिल हुआ था, इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। स्टोन स्प्रिट कबीले के पास अजीम पैदाइशी ताकत थी और बहुत कम इंसान या मोन्स्टर ऐसे थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन कुदरत हर चीज में मुनसिफ है, इसलिए स्टोन स्प्रिट कबीले में एक वक्त में 10 से ज्यादा अफराद नहीं हो सकते थे। अगर उनकी तादाद 10 से ज्यादा हो जाए तो वो यकीनन मर जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, पूरी दुनिया में स्टोन स्प्रिट कबीले के अरकान की तादाद कभी 10 से ज्यादा नहीं होगी। इस वक्त यांग काई के सामने इनमें से 9 मौजूद थे, और अगर शाह को शामिल किया जाए तो उनकी तादाद ठीक 10 बनती थी। अगरचे इसके एम्बॉडीमेंट का जिस्म स्टोन स्प्रिट का था, लेकिन इसे अब स्टोन स्प्रिट नहीं समझा जा सकता था क्योंकि इसमें शऊर नहीं था, इसलिए इसे इनमें शामिल नहीं किया गया था। 8 स्टोन स्प्रिट्स ने बारी बारी यांग काई को जाम पेश किया। वो जो शराब के गिलास इस्तेमाल कर रहे थे वो आम शराब के बैरल से दुगना बड़े थे, और ऐसा लगता था कि वो तब तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक वो इसे गिरा ना दें। इनकार करने से कासिर, यांग काई सिर्फ उनके पीने की रफ्तार का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर सकता था। वुड स्प्रिट कबीले की तैयार करदा रूहानी शराब तवानाई और अद्वियाती तासीर से भरपूर थी, इसलिए स्टोन सॉकेट्स भी उसे ज्यादा नहीं पी सकते थे। वो अपनी हाफ ड्रैगन और शक्ल के बावजूद इन नादान स्टोन सॉकेट्स के खिलाफ मुसलसल मुकाबले में कैसे जीत सकता था। चुनांचे यांग काई आधी रात को स्टोन सॉकेट्स के फातिहाना नारों के दरमियान बगैर किसी इत्तला के ढेर हो गया। इसके बाद 1 दर्जन इससे ज्यादा वुड सॉकेट्स उड़कर आए, इसे उठाने में मदद की और इसे आराम करने के लिए एक दरख्त के गार में ले गए। जब वो दोबारा बेदार हुआ तो सुबह हो चुकी थी। यांग काई को शदीद हैंग ओवर महसूस हो रहा था और थोड़ी देर तक मुराकबा करने और अपने लैम्पिरेल को गर्दिश करने के बाद ही उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो यहां दोबारा कभी पीने के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। वो मादा वुड स्प्रिट जो कल उसे लेने आई थी, दरवाजे के बाहर से तजस्सुस से अंदर देख रही थी। जब उसने देखा कि वो बेदार हो गया है तो वो दबी आवाज में बोली, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अब जाग गए। बुजुर्ग और मॉडर्न कबीला आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ शुक्रिया, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। वो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जिससे वो दोबारा शर्मा गई। कितनी अजीब नस्ल है। वुड स्प्रिट कबीला न सिर्फ रूहानी फूलों और नायाब पौधों की काश्त में मुनफरिद होना रखता था, बल्कि वो खुद भी बहुत कीमती थे। कहा जाता था कि वुड सॉकेट्स के असाम में लाफानियत और नाकाबिले तस्खीर होने का राज छुपा हुआ है। अगर कोई शदीद जख्मी हो और मौत के दहाने पर हो तो उसे फौरी तौर पर दोबारा जिंदा किया जा सकता है और उसके जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि वो एक जिंदा वुड स्प्रिट को खा ले। यह खुशकिस्मती थी कि वो इनशनेट वाइल्डलैंड्स में रहते थे और उन्हें स्टोन स्प्रिट कबीले का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वरना वो बैरूनी दुनिया में अब तक नापैद हो चुके होते। इंसानों के लालच की कोई हद नहीं है, और अगर उन चलते फिरते मजिजाती अलाजों में से किसी को बदनीयती पर मबनी लोगों ने निशाना बनाया होता तो वो कभी भी उनके शैतानी चंगल से बच ना पाते थे। यांग काई अपने दरख्त के गार से बाहर निकला और जल्द ही दूसरे गार में बुजुर्ग को देखा। झक कर सलाम करते हुए उसने नशिस्त संभाली और पूछा, क्या अब भी शाह की कोई खबर नहीं है? बुजुर्ग ने नफी में सर हिलाया। जब से बिल्ड गेट ने खुद को छुपाया है वहां कोई हरकत नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम कि शीजियो उस वक्त कैसा है। यांग काई मुस्कुराया। रूइली उसकी निगरानी कर रही है, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है बुजुर्ग। बिल्ड गेट के अंदर एक अजीम अलशान महल था जहां बेशुमार डिवाइन स्पिरिट सोर्सेज अबंद थे। वो माजी में हेवेंस ऑर्डर के हाथों डिवाइन स्पिरिट्स के शिकार से हासिल किए गए थे। शाह ताइयू सोर्स का वारिस बनने के लिए रूइली के पीछे बिल्ड गेट में दाखिल हुआ था। रूइली की निगरानी में शाह ठीक रहेगा और डिवाइन स्पिरिट ताइयू के तौर पर जन्म लेने के बाद इसका मुस्तकबिल रोशन होगा। कदीम जमाने में बेशुमार डिवाइन स्पिरिट्स थे, लेकिन उनके दरमियान ताकत के फर्क भी मौजूद थे। अगर ड्रैगन और फिनिक्स डिवाइन स्पिरिट्स में सबसे ऊपर थे तो ब्लैक टॉर्टवाइस, व्हाइट टाइगर, कैलिन और केविंग की जैसे मशहूर नाम उन आला वजूदों के बाद दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह ताइयू का दर्जा भी डिवाइन स्पिरिट्स में काफी बुलंद था। ये किसी कैलिन या केविंग की से कम नहीं था। इसी वजह से यांग का इस बात का मुंतजर था कि बिल्ड गेट से निकलने के बाद शाह क्या बनेगा। ये अल्फाज सुनकर बुजुर्ग ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन हिचकिचा गए। आखिर में उन्होंने मौजू बदल दिया
अपने कल जिक्र किया था कि आपको हमसे एक मदद की जरूरत है। वो किस बारे में है? बात यह है कि मैं यहाँ एक क्रॉस टेरिटरी स्पेस अरे कायम करने का इरादा रखता हूँ जो बराह रास्त शुमाली इलाके में हाई हेवन पैलेस से जुड़ा होगा। शुमाली इलाके से जुड़ना, बुजुर्ग उसकी बात पर चौंक गए। लड़के, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मोना कहीं से उड़ती हुई आई और बुजुर्ग के कंधे पर बैठ गई। उसने यांग काई की तरफ देखा और सर हिलाया। यह जगह वुड स्प्लिट कबीले और स्टोन स्प्लिट कबीले के लिए एक पाक सरजमीन है। आपके अलावा किसी इंसान ने कभी यहाँ कदम नहीं रखा। अगर आप यहाँ क्रॉस टेरिटरी स्पेस अरे कायम करते हैं तो हमारी जिंदगी यकीनन इससे मुतासिर होगी। मैं आपकी दरख्वास्त से इत्तेफाक नहीं कर सकती। स्टोन स्प्लिट और वुड स्प्लिट्स दोनों ही लालच का निशाना बनने के लिए इंतहाई हसास थे, लिहाजा उनका वजूद बजान खुद एक राज था। अगर ये राज फैल गया तो ये यकीनन उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का बाइस बनेगा। यांग काई ने संजीदगी से वजाहत की। मादन कबीला, बराकरम इत्मीनान रखें, मैं वादा करता हूं कि स्पेस अरे इस्तेमाल करने वाला मैं अकेला हूंगा। इसके जरिए कोई और यहां नहीं आ सकेगा। इस दरख्वास्त को करने की इसकी बुनियादी वजह यह थी कि लुआन फैंग के महल में इसने जो स्पेस अरे तरतीब दिया था वो तबाह हो चुका था। अगर वो शुमाली इलाके और मशरकी इलाके को जोड़ना चाहता था तो यही वाहिद मुमकिन रास्ता था। एक ज़िमनी बात यह है कि वो लुआन फैंग से जो कर्ज वसूल करना चाहता था वो स्पेस अरे की तबाही पर इसका बदला था। आप उसकी जमानत कैसे दे सकते हैं? मोना अब भी वाज़ेह तौर पर इस मामले से मुत्तफिक नहीं थी। इसे तसल्ली देते हुए यांग काई ने जवाब दिया, चूंकि मैं स्पेस अरे तरतीब दे रहा हूं इसलिए मैं उसकी जमानत दे सकता हूं। मजीद बरा, अगर मेरे अलावा कोई और किसी दिन इस जगह दाखिल हुआ तो आप बिला झिझक उन्हें खत्म करने के लिए आजाद हैं। मोना ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और कहने वाली हो, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहकर बात खत्म कर दी, अगर आप उसकी जमानत दे सकते हैं तो फिर यह कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया बुजुर्ग। जाहिर है मोना अब कुछ और नहीं कह सकती थी क्योंकि बुजुर्ग ने दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। आप अरे कहाँ कायम करने का इरादा रखते हैं? शाया के दरख्त के गार में यांग काई ने पहले ही जगह का इंतखाब कर लिया था। जिस जगह इसने पहले आराम किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही गार था जिसमें शाया इस वक्त रहता था। वो गार काफी बड़ा था और उसके अलावा वो इस जगह वाक़ था जहां स्टोन स्प्लिट कबीला रहता था, इसलिए इसे उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। ठीक है, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो हमें बताएं। जी, तो मैं फौरी तौर पर काम शुरू करता हूं। यांग काई खड़ा हुआ और इजाजत ली। अपना काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मोना अचानक बोली। इसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए यांग काई ने जवाब में सर हिलाया। चैप्टर 3202 विचोरों से बचाओ। अपने महल के अंदर लुआन फैंग सबसे आगे बैठी थी, जिसने पुरताइश लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और सर पर फिनिक्स का ताज था। वो साकित बैठी थी जबकि कोई इसके सामने बेचैनी से टहल रहा था। मजीद यह कि वो शख्स वक्ता खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वो शख्स शानदार कदोकामत का मालिक मालूम होता था। उसने खाकिस्तरी रंग का लिबादा पहना हुआ था और उसके बाल लापरवाही से सर के पीछे एक जोड़े में बंधे हुए थे जिसमें एक जेड का हेयरपिन लगा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि इनशनेट वाइल्ड लैंड्स के 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स में से एक वेस्ट डिवाइन वीनरेबल कांगो था। इस लम्हे वेस्ट डिवाइन वीनरेबल, जो बड़े से बड़े बहरान के सामने हमेशा पुरसुकून रहता था, किसी वजह से शदीद परेशान मालूम होता था और उसके चेहरे पर कश्मकश के तासुरात थे। इसे कुछ देर तक बंद सर पीर की मक्खी की तरह टहलते हुए देखने के बाद लुआन फैंग आखिरकार मजीद बर्दाश्त न कर सकी, अपना माथा रगड़ा और बोली, बैठ जाओ। तुम मेरा सर चकरा रहे हो। कांगोरू का और गम गुस्से के मिले जले तासुरात के साथ इसकी तरफ देखा। वो दोबारा यहाँ क्यों है? मुझे बताओ। क्यों? क्यों? उसने कमजोरी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा? क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया था कि वो शुमाली इलाके में गया था और वहां एक फिरका बनाया था? उसका नाम क्या था? हाई हेवन पैलेस। ठीक, हाई हेवन पैलेस। कांगो ने अपनी मुट्ठी हल्के से हथेली पर मारी। मैंने सुना है कि वो शुमाली इलाके में काफी अच्छा काम कर रहा है, तो वो इस जगह पर हुक्मरानी करने के बजाय दोबारा यहाँ मशरकी इलाके में क्यों है? मैंने इस जैसा कभी कोई नहीं देखा। वो अपनी मर्जी से डमेंस को ऐसे उबूर करता है जैसे ये कुछ भी ना हो। वो इनशनेट वाइल्ड लैंड्स को भी, जो अपनी बर्बरियत के लिए मशहूर है, एक ऐसी जगह समझता है जहां वो अपनी मर्जी से दाखिल और खारिज हो सकता है। लुआन फैंग ने हल्के से कहा। उसने कहा कि वो मुझसे कर्ज वसूल करने यहां आया है। कर्ज? कैसा कर्ज? उसने अपनी आंखें फाड़कर उसे घूरा। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, कौन जाने, शायद वो सिर्फ बकवास कर रहा है। उसने शक भरी नजरों से उसे देखा। क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? वो झुंझला कर बोली, मैं तुमसे भला क्या छुपा सकती हूँ? वैसे तुमने ये मालूमात बाहर तो नहीं निकाली है ना? कांगो ने हिकारत से जवाब दिया, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं ऐसी बात क्यों फैलाऊंगा? ये बेहतरीन होगा अगर मुंसिटर किंग्स को मालूम हो गया कि वो यहां है। इसकी बात आधी रह गई। वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकी क्योंकि सिर्फ इस मंजरनामे के बारे में सोचना ही इसके सरदर्द को बढ़ाने के लिए काफी था। ये वाज़ेह था कि कांगो जानता था कि वो किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इसके चेहरे पर दुख और गुस्से का तासुर था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि हमें इनशनेट वाइल्ड लैंड्स के मुअज़्ज़ज़ डिवाइन वीनरेबल्स को
फर्स्ट ऑर्डर एम्पियर रेलिन के एक मामूली इंसान के खिलाफ किसी नाकाबिले तस्खीर चोर की तरह पहरा देना पड़ रहा है। अगर हम कहीं कि वो हमें परेशान और खौफजदा करता है तो कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। कब से इनशनेट वाइल्डलैंड्स ऐसी जगह बन गए हैं जहां एक इंसान इतनी ढिठाई से काम कर सकता है। बदकिस्मती से यही उनकी सूरत हाल की हकीकत थी। जब वो शख्स 10 साल से ज्यादा अरसा कबल इनशनेट वाइल्डलैंड्स में आया था तो उसने इस जगह को इतना हलचल में डाल दिया था कि इसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। अगर 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स ने मिलकर उन्हें दबाया ना होता तो उनके मातहत मोन्स्टर किंग्स बहुत पहले इसे ढूंढने के लिए निकल चुके होते। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो इसे बदले के लिए नहीं ढूंढ रहे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शख्स वो वाहिद था जो हेवेंस ऑर्डर की औलाद से राब्ता कर सकता था, इसलिए तमाम मोन्स्टर किंग्स उसकी खिदमत करना चाहते थे। वजह यह थी कि अगर वो किसी दिन बिल्ड गेट दोबारा खिलने पर हेवेंस ऑर्डर की औलाद की इनायत हासिल कर सकी तो उन्हें अपने आबाओ अजदाद की अजमत को दोबारा तख्लीक करने और डिवाइन स्पिरिट्स बनने का मौका मिलेगा। पिछले चंद सालों से बाकी मानदा 29 मोन्स्टर किंग्स शोर मचा रहे थे कि वो 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स के दबाव के बावजूद यांकाई के मातहत खिदमत करने के लिए यंफी, शीली और शैवोवी की जगह लेना चाहते। कुछ ने तो शिफ्ट सिस्टम की मज़ाका खेज तजवीज़ भी पेश की। ये देखना इंतहाई नागवार था कि मोन्स्टर किंग्स, जो दूसरों से बरतर थे, एक ऐसे मौका के लिए जो तकरीबन नामुमकिन था, एक इंसान की खुशामद करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो इतने मायूस थे कि उन्होंने मोन्स्टर किंग्स के तौर पर अपना फखर और एजाज भी छोड़ दिया। यहां तक कि 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स भी उन्हें देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर भी अगर इस बारे में सोचा जाए तो ये फितरी था। मोन्स्टर किंग्स की काश्त अपनी हुदूद को पहुंच चुकी थी। अगर वो मजीद आगे बढ़ना चाहते थे तो वो सिर्फ अपने आबाओ अजदाद के खून की तरफ देख सकते थे। इनशनेट वाइल्डलैंड्स में मोन्स्टर रेस के ज्यादातर अफराद के पास कदीम डिवाइन स्पिरिट्स के कम अज कम हल्के खून के असरात मौजूद थे, इसलिए अगर उन्हें हेवेंस ऑर्डर की औलाद से मदद मिल सके तो डिवाइन स्पिरिट बनने का इम्कान ज्यादा था। इसी वजह से 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स मोन्स्टर किंग्स को सजा नहीं दे सकते थे, चाहे वो उनसे कितने ही बेजार और मायूस क्यों ना हो। खुशकिस्मती से मोन्स्टर किंग्स पिछले 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गए थे और आखिरकार इतना शोर मचाना बंद कर दिया था। लोवान फैंग इस वक्त क्रॉस टेरिटरी स्पेस अरे को तबाह करने के अपने फैसले पर बहुत शुक्रगुजार थी। यह बड़ी दूर अंदेशी का इक़दाम था, वरना अगर यांकाई हर चंद दिनों में इनशनेट वाइल्डलैंड्स में आजादाना तौर पर आता जाता रहता तो 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स जल्द ही 3 तन्हा डिवाइन विनरीबल्स बन जाते। ये वाकई शर्मनाक होता अगर तमाम मोन्स्टर किंग्स हाई हेवन पैलेस की तरफ चले जाते, शुमाली इलाके के लिए रवाना हो जाते और डिवाइन विनरीबल्स के पास एक भी मातहत न रहता। इस मोन्स्टर कमांडर का क्या हुआ जिसने हमें यह इत्तला दी? कांगो अचानक कुछ सोचता हुआ मालूम हुआ और एक लम्हे के लिए फिक्रमंद हुआ। यांकाई के इनशनेट वाइल्डलैंड्स में दोबारा जाहिर होने की खबर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी अभी पुरसुकून होने वाले इनशनेट वाइल्डलैंड्स दोबारा उबल पड़ेंगे। मैंने इसे कैद कर दिया है, लुवान फैंग ने जवाब दिया। वो ऐसी चीज की तवक्को कैसे न करती जो कांगो कर सकता था। उसने मोन्स्टर कमांडर को रिपोर्ट खत्म करते ही नजरबंद कर दिया था क्योंकि वो डरती थी कि खबर लीक हो सकती है। अच्छा है, कांगो ने सुकून का सांस लिया। क्या तुमने वो तैयार कर लिया है जो मैंने तुमसे तैयार करने को कहा था? लुवान फैंग ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। उसने अपनी हथेली ऊपर की तरफ की और फौरन उसके हाथ में 3 स्पेस रिंग्स नमूदार हुई। ये यहाँ है। क्या हम वाकई इस आफत को पैसों से हल कर सकेंगे? फिर तुम्हारे ख्याल में हमें और क्या करना चाहिए? लुवान फैंग एक बात के बारे में यकीनी थी, उसने इस स्पेस अरे को तबाह कर दिया था जिसे तरतीब देने के लिए यांकाई ने इतनी मेहनत की थी, लिहाजा अगर वो उसे अपने अमाल की वजाहत मुआवजा न देती तो हालात यकीनन तबाहकुन हो जाते। ऐसा करने का सबसे आसान और मौसर तरीका अमन खरीदने के लिए रकम का इस्तेमाल करना था। बदकिस्मती से ये रकम अकेले एक शख्स फराहम नहीं कर सकता था। आखिरकार ये पूरे इनशनेट वाइल्डलैंड्स से मुताल्लिक मामला था, इसलिए बाकी 2 डिवाइन विनरीबल्स के बच निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने थोड़ी तकलीफ से कहा, इनशनेट वाइल्डलैंड्स अमीर हो सकते हैं लेकिन ये इसकी लूट मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पिछली बार भी अपने साथ बहुत सी चीजें ले गया था। ये सिर्फ कुछ पत्थर और पौधे हैं, वैसे भी इनशनेट वाइल्डलैंड्स में हमारी मोन्स्टर रेस के लिए कुछ भी मुफीद नहीं है। बस उसे दे दो। इसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक आई। हम उसे खत्म करने का मौका तलाश कर सकते हैं। वो खौफ से उछल पड़ा, हरगिज नहीं। कितना पागलपन वाला ख्याल है। अगर हमने वाकई इसे मार दिया तो वो हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। शीहो की मौत इस वक्त भी कांगो की यादों में इंतहाई वाज़ेह थी, जैसे ये कल ही की बात हो। इस हेवेंस ऑर्डर की औलाद ने शीहो का सोर्स ऐसे छीन लिया था जैसे वो सड़क के किनारे से कोई फूल तोड़ रही हो। जब किसी डिवाइन स्पिरिट को मारना इसके लिए सब्जियां काटने जितना आसान हो तो उसे भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? वो तमाम डिवाइन स्पिरिट्स की फितरी दुश्मन थी। उनके दरमियान रिश्ता बली और चूहे जैसा था। कांगो ने कभी इस सवाल पर गौर नहीं किया था कि वो यांकाई को मार सकता है या नहीं। अगर 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स वाकई ऐसा करने का इरादा रखते तो वो एक मामूली फर्स्ट ऑर्डर एम्पियर रिलिम मास्टर को मारने में कैसे नाकाम हो सकते थे? बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें यांकाई को मारने की हिम्मत नहीं थी। फैन वो यहाँ है। लुवान फैंग ने अचानक अपना सर उठाया और बाहर देखा। बाहर से एक लंबा और दुबला पतला शख्स आया और उनके सामने उतरा।
इस शख्स ने प्रों का ताज और एक माकूल नीला लिबादा पहना हुआ था, ताहम उनके तासुरात इंतहाई संगीन थे। लुवान फैंग की तरफ देखने से पहले कांगो की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या वो दोबारा यहाँ है? लुवान फैंग ने हल्के से सर हिलाया। फैनवो ने एक लंबी आह भरी, कैसी आफत है? फैनवो ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली इंसान इनशनेट वाइल्डलैंड्स को इतनी बुरी तरह हिला सकता है। अगर वो शख्स इतना मजबूत होता कि वो इसका मुकाबला न कर सकते तो बात अलग होती। डिवाइन स्पिरिट्स ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो ताकत में बेमिसाल नहीं थे। ताहम ऐसा हुआ कि यांग काई ना तो खास तौर पर मजबूत था और न ही इनशनेट वाइल्डलैंड्स के खिलाफ दुश्मनी रखता था। बस इसका वजूद ही उनके अमन को खतरे में डालने के लिए काफी था। इसी वजह से इनशनेट वाइल्डलैंड्स के डिवाइन विनरीबल्स अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने परेशान नहीं हुए थे। वो इस लड़के पर ना तो हमला कर सकते थे और न ही इसे मार सकते थे, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि इस कहावत का क्या मतलब है कि शरीफ लोगों की जिंदगियां मुख्तसर होती हैं लेकिन बदकार 1000 साल जीते। जाहिर है ये कहावत यांग काई जैसे लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। वो इस वक्त कहाँ है? लुवान फैंग ने नफी में सर हिलाया, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो कल अचानक इनशनेट वाइल्डलैंड्स में नमूदार हुआ और एक मूनसिटर कमांडर से टकराया। उसने मूनसिटर कमांडर को हुक्म दिया कि वो आकर मुझे पैगाम दे कि वो मुझे ढूंढने आएगा। क्या मूनसिटर रेस के किसी और रुकन ने इसे देखा? फैनवो को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका दिल हल्क में आ गया हो। गालिबन नहीं, वो गुस्से से बोली, वरना हमारे मातहत मूनसिटर किंग्स इतने खामोश ना होते। तुम भी मेरी तरह जानते हो कि वो शख्स स्पेस के रास्ते में माहिर है जो उसे इंतहाई पुरस्कार बनाता है। अगर वो अपने ठिकाने को छुपाना चाहता तो मूनसिटर किंग्स भी इसे महसूस न कर पाते। वो तमाम पुरजोश मूनसिटर किंग्स जो हरकत करने के लिए बेताब थे, इस मामले की खबर फैलते ही पूरी कुव्वत के साथ बाहर आ जाते। ये अच्छा है, ये अच्छा है। फैनवो ने आखिरकार सुकून का सांस लिया। अब हम क्या करें? क्या हम सिर्फ इसके यहां आने का इंतजार करें? कांगो ने फैनवो की तरफ मुड़ने से पहले लुवान फैंग पर नजर डाली। उस वक्त सबसे अहम बात यह मालूम करना है कि वो इस वक्त कहाँ है। बेहतर है कि इसके हमारे पास आने से पहले हम इसके पास जाएं। हमें इसे इनशनेट वाइल्डलैंड्स में आजादाना तौर पर घूमने नहीं देना चाहिए। लुवान फैंग ने सर हिलाया, ये बात दुरुस्त है। यांग काई से नाराज होकर वो अब तक इस नुक्ते को समझने में नाकाम रही थी, लेकिन जल्द ही इसकी आंखें चमकें और वो बोली, मुझे मालूम हो सकता है कि वो इस वक्त कहाँ। ऊपर देखते हुए उसने और फैनवो ने बैक वक्त कहा, स्टोन स्पिरिट्स। यांग काई के ठिकाने का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आखिरकार स्टोन स्पिरिट कबीला इनशनेट वाइल्डलैंड्स में इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाला वाहिद गिरोह था। चूंकि वो यहाँ जाहिर होने के बाद 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स में से किसी को ढूंढने नहीं आया था, तो फिर सिर्फ एक ही दूसरी जगह थी जहां वो जा सकता था। वो अपने कयास की तस्दीक तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका इम्कान बहुत ज्यादा था। फैसला करने के बाद 3 अजीम डिवाइन विनरीबल्स ने हिचकिचाहट खत्म की और फौरी तौर पर स्टोन स्पिरिट कबीले के इलाके की तरफ रवाना हो गए। अगर वो उसके उनके पास आने का इंतजार नहीं कर सकते थे तो वो सिर्फ खुद उसके पास जा सकते थे। स्टोन स्पिरिट्स इनशनेट वाइल्डलैंड्स के अंदर एक बहुत ही खास गिरोह थे, क्योंकि वो डिवाइन विनरीबल्स के दायरा इख्तियार में नहीं थे और उन्हें एक आजाद कबीला समझा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि लुवान फैंग और दूसरों ने पहले स्टोन स्पिरिट कबीले को जेर करने के बारे में नहीं सोचा था। बात सिर्फ इतनी थी कि ये देव न सिर्फ बहुत मजबूत थे, बल्कि वो फितरत में बहुत जिद्दी भी थे। अगरचे डिवाइन विनरीबल्स ने सालों के दौरान स्टोन स्पिरिट कबीले के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में बर्तरी हासिल की थी, लेकिन वो स्टोन स्पिरिट्स को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर करने के लिए कुछ नहीं कर सके। ताहम किसी मौके पर यह दरियाफ्त हुआ कि स्टोन स्पिरिट कबीला सिर्फ चंद हजार किलोमीटर के दायरे में सरगर्म था। मजीद ये कि उन्होंने डिवाइन विनरीबल्स के मुफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए डिवाइन विनरीबल्स ने इसके बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया। हालांकि दोनों फरीकों के दरमियान अब भी कुछ रगड़ मौजूद थी। अगर यांग काई ना होता तो वो कभी भी स्टोन स्पिरिट कबीले के इलाके में इतनी लापरवाही से दाखिल ना होते। दरख्त के गार के अंदर यांग काई ने इत्मीनान के साथ अपने सामने मौजूद स्पेस अरे को देखा। इस बार स्पेस अरे को तरतीब देना उसकी पिछली तमाम कोशिशों से कहीं ज्यादा आसान था। सबसे वाज़ेह तब्दीली ये थी कि इसने इसे मुकम्मल करने में जो वक्त लिया था वो आधा रह गया था। ये इसलिए नहीं था कि वो मजबूत हो गया था, इसकी बुनियादी वजह यह थी कि स्पेस के रास्ते में उसकी महारत बहुत बेहतर हो गई थी। स्टारफील्ड मास्टर बनना, हेवन डेवरन बैटल लॉ को फाल करने के लिए पूरे स्टारफील्ड को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना, ग्रैंड डिसोलेशन स्टारफील्ड के हिस्से को हड़प करना। इन तमाम सरगर्मियों से यांग काई को जो फवायद हासिल हुए वो सिर्फ लाखों किलोमीटर पर मुहित सितारों वाले आसमान तक महदूद नहीं थे। उसने स्पेस के रास्ते की गहरी समझ भी हासिल की। इसी तरह सील्ड वर्ल्ड बेड में तब्दीलियां और स्मॉल सील्ड वर्ल्ड की तौसी में स्पेस के असरार शामिल थे। हो सकता है कि इसने जानबूझकर काश्त न की हो, लेकिन फिर भी इसे बगैर नोटिस किए बहुत से गैर महसूस फवाइद हासिल हुए। स्पेस के रास्ते के बारे में इसकी बसीरत में नुमाया बेहतरी आई थी और वो फितरी तौर पर बता सकता था कि इसने किसी किस्म के गहरे असरार को छू लिया है, जिसके नतीजे में वो अब चीजों को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से देख रहा था। खला से घिरे होने के बावजूद उसने साख्त की कुछ मशाबहत देखी और वहां ऐसे निशानात थे जिनकी वो पैरवी कर सकता था। वहां खड़े होकर यांग काई का जहन इंतहाई पुरस्रार इदराक में डूब गया और वो काफी देर तक खुद को इससे निकालने में नाकाम रहा। चैप्टर 3203 जरूरत से ज्यादा जोश और खरोश।
यांग काई एक अजीबो गरीब वज्र जैसी कैफियत में दाखिल होता हुआ मालूम हुआ। अपना हाथ थोड़ा सा उठाते हुए उसने इसे हल्के से बाहर धकेला। यह एक लाशौरी हरकत थी। मजीद ये कि इसके हथेली के वार के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद वो अपने सामने वार करता रहा। कभी ये एक बंद मुट्ठी थी, कभी ये एक खिली हथेली थी। इसकी हरकत बेतरतीब और बगैर किसी तरीकाकार के मालूम होती थी, फिर भी उनमें एक अजीब सी कशिश थी। चंद 100 किलोमीटर दूर 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स उड़कर आए और अचानक दरख्तों के झुंड के ऊपर रुक गए। लुवान फैंग ने माथे पर बिल डाले और कहा, स्टोन स्प्रिट कबीले का इलाका बिल्कुल आगे है। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो लड़का वहां है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि वो वहीं हो। फैन वो थका हुआ लग रहा था। 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स सिर्फ एक छोटे लड़के को कुछ देने के लिए भागे आए ताकि उसे जल्द अज जल्द रुखसत किया जा सके। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हम आने वाले सालों तक मजाक बन जाएंगे। अचानक कांगो ने एक अजीब तासुर के साथ अपने अर्द गिर्द की हुआ को सूंघा। क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? क्या बात है? लुवान फैंग कांगो की तरफ मुड़ी। उसने माथे पर बिल डालकर जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है। बस ये है कि होशियार रहूं। इसके तासुरात अचानक बदल गए। उसके पीछे किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए वो चलाया। उसने भी उसे महसूस किया। खतरे का एहसास इसके पीछे से इसकी तरफ लपका। इसके साथ एक ताकतवर खिंचाव की कुव्वत थी जिसने इसे किसी नामालूम जगह में निगलने की धमकी दी। घबराकर उसने जल्दी से खूबसूरत परों का एक जोड़ा फैलाया और आसमान की तरफ लपकी। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कहीं से एक बड़ा ब्लैक होल नमूदार हुआ था, बिल्कुल इसी जगह जहां वो अभी खड़ी थी। ब्लैक होल एक घूमता हुआ अफरा तफरी वाला खला था जिसने अपने अर्द गिर्द की हर चीज को तहलील और चिकनाचूर कर दिया था। यह एक इंतहाई अजीब थरथराहट भी मुंतकिल कर रहा था। ज्यादा अहम बात यह है कि वो इस ब्लैक होल से जानलेवा हाला महसूस कर सकती थी। अगर वो अभी इसमें निगल ली जाती तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। स्पेस प्रिंसिपल्स फैन वो के तासुरात संगीन हो गए। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, उसके सामने की जगह लहराई और वही अजीब तबाकुन थरथराहट की कुव्वत दोबारा नमूदार हुई जिसने खला को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सामने से इसे टुकर मारी। इसके तासुरात तेजी से बदल गए। पीछे की तरफ झुकते हुए वो सीधा लेट गया जब उसने देखा कि नंगी आंख से नजर आने वाली लहरों की एक तह इसके ऊपर खाली जगह से गुजरी। उसने इसके बालों की एक लट काट दी और सैकड़ों मीटर तक फैल गई, जिसने अपने रास्ते में आने वाले दरख्तों के बड़े झुंड को खाक में मिला दिया। एक के बाद एक मजीद ब्लैक होल्स नमूदार हुए क्योंकि अजीब तबाहकुन लहरें हर समत से उनकी तरफ आ रही थीं, जिसने एक बड़े हिस्से को एक मुकम्मल कतुदाह में तब्दील कर दिया था जिसके दरमियान में 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स फंसे हुए थे। वो तीनों हैरान रह गए और इन नादीदा कातिलाना चालों से बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उधर उधर मुड़ने लगे। खुशकिस्मती से ये तीनों कोई आम लोग नहीं थे। वो इंतहाई ताकतवर वजूद थे, वरना हमलों की पहली लहर ही उन्हें फौरी तौर पर मार देती। अगर कोई आसमान से नीचे देखता तो वो देखता कि कई 100 किलोमीटर पर मुहित जगह एक टूटी फूटी हालत में बदल गई थी और 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स अंदर फंसे हुए थे। वो शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरब में तमीज नहीं कर सकते थे। मजीद ये कि वो मुखालिफ समतों में भागने के बावजूद किसी नामालूम वजह से एक दूसरे से टकरा जाते। पूरी दुनिया एक पिंजरे में बदलती हुई मालूम होती थी जिसने इन तीनों को अंदर कैद कर लिया था और चाहे वो कितनी ही कोशिश करे वो इस नादीदा रुकावट से आजाद नहीं हो सकते थे। लिहाजा उनके तासुरात खौफ और सदमे का मजमुआ थे। ऐसा नहीं था कि इस दुनिया में उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं था, लेकिन वो डिवाइन स्पिरिट्स थे, इसलिए यह तसव्वुर करना मुश्किल था कि कोई अपना चेहरा दिखाए बगैर उन तीनों के साथ खलवाड़ कर सकता। क्या ये इसका काम है? कांगो ने गुस्से से पूछा जब वो उन नादीदा लेकिन मोहलिक हमलों से बच रहा था जो मुसलसल आ रहे थे। स्पेस के रास्ते पर हर कोई महारत हासिल नहीं कर सकता और यांग काई कल इनशनेट वाइल्डलैंड्स में नमूदार हुआ था, जबकि आज उन पर किसी अजीब स्पेस डिवाइन एबिलिटी से हमला किया जा रहा था। यह तसव्वुर करना मुश्किल था कि यह इसका काम नहीं था। अचानक कांगो को एहसास हुआ कि यांग काई 10 साल पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर उसके पास 10 साल पहले इतनी ताकत होती तो उसे शीहो के हाथों इतनी बुरी तरह शिकस्त ना होती। वो कहाँ है? लुवान फैंग अब काफी परेशान महसूस कर रही थी। इसकी पीठ पर मौजूद प्रो से 2 पर गिर गए थे क्योंकि वो उन तमाम स्पेस प्रिंसिपल हमलों से मुकम्मल तौर पर बचने में नाकाम रही थी। उनके सामने की सूरत हाल थोड़ी खतरनाक मालूम हो सकती थी, लेकिन यह इस हद तक नहीं थी कि अब उनकी जान खतरे में हो जबकि वो चुप न थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि यांग काई ने बगैर किसी वार्निंग या वजह के उन पर हमला क्यों किया है। क्या वो लड़का पागल हो गया है? चाहे वो सालों के दौरान कितना ही मजबूत क्यों ना हो गया हो, यह इस हद तक नहीं है कि वो 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स को अपना दुश्मन बना सके। इसके अलावा हमने इस बार उसे उकसाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या वो महज एक स्पेस अरे पर ऐसा करके बहुत ज्यादा तंग नजर नहीं बन रहा? दरी असना फैनवो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके तासुरात संगीन हो गए थे इससे पहले कि इसने अचानक अपनी आंखें ढांपने के लिए 2 उंगलियां फैलाईं और चलाया, खिल जाओ। अर्द गिर्द नजर डालते हुए उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नजर से अपने गिर्दो नवा का मुताला किया। अगले ही लम्हे इसके तासुरात बहुत बदल गए। ये बुरा है, ये जगह गिरने वाली है। इसके पास हेवनली आई डिवाइन एबिलिटी थी, इसलिए वो चीजों का वो जौहर देख सकता था जो दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। अपनी हेवनली आई के मुशाहदे के तहत उसने देखा कि उनके अर्द गिर्द की जगह बेकाबू होकर कांप रही थी।
अगरचे उनका गिरदो नवा इस वक्त बरकरार नजर आ रहा था, लेकिन ये दरअसल बेशुमार छोटे छोटे वाइट कुरेकिस्म से भरा हुआ था जिनका उनके डिवाइन सेंसेस से पता नहीं चलाया जा सकता था। अगर यह जगह एक बिस्कुट होती तो वो बिस्कुट टूटने वाला था और उनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने वाला था। बस ये था कि उसे सतह पर नहीं देखा जा सकता था। कांग गो और लुवान फेंग ये अल्फाज सुनकर जर्द पड़ गए और समझ गए कि ये कितना संगीन मसला है। लिहाजा उन्होंने मजीद हिचकिचाहट नहीं की और फौरी तौर पर अपनी असल शक्लें जाहिर कर दे। एक धमाके के साथ एक बहुत बड़ा फिनिक्स जैसा परिंदा आसमान में उड़ा, रास्ता खोलने के लिए काली आग उग रहा था। उसने इस जगह की रुकावटों से आजाद होने के लिए जिदोजहद की और बाहर निकल गया। इसी तरह कांग गो कई दहाइयों मीटर ऊंचे मोन्स्टर में तब्दील हो गया था और लुवान फेंग के पीछे पीछे चला। दूसरी तरफ फैनवो ने मुताद्दिद वाइट कुरेकिस के दरमियान रास्ता तलाश करने के लिए अपनी हेवनली आई डिवाइन एबिलिटी पर भरोसा किया। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार इस खतरनाक इलाके से बच निकले और लुवान फेंग और कांग गो दोबारा अपनी इंसानी शक्लों में तब्दील हो गए। उन्होंने संगीन तासुरात के साथ अपने पीछे देखा, उनके दिल खौफ से भरे हुए थे। उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि इस जैसी ताकत उन्हें खतरे में डालने के लिए काफी थी। अगर यह वाकई यांग काई का काम था तो उन्हें इसके साथ अपने ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेना होगा। हंगामा खेज जगह अचानक पुरसुकून हो गई, सिया ब्लैक होल्स आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ गए और बगैर किसी निशान के गायब हो गए। थरथराहट की पुरतशद्दुद कुव्वतें दोबारा परअमन हो गईं और वो जगह जो टूटने वाली थी एक बार फिर महफूज हो गई। ये क्या बिला थी? कांगो ने नाखुश नजर आते हुए माथे पर बिल डाले। क्या वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा था? अगरचे वो यांग काई के पीछे हेवेंस ऑर्डर की औलाद से खौफजदा था, लेकिन बस इतना ही था। इसकी नजर में यांग काई सिर्फ एक लड़का था जो एक औरत के तहफ़्फ़ुज़ पर भरोसा करता था। इस हेवेंस ऑर्डर की औलाद के ताउन के बगैर एक मामूली फर्स्ट ऑर्डर एम्पीरर रेलिम मास्टर किया कर सकता है। कांगो पहले ही काफी परेशान था जब वो लुवान फेंग और फैनवो के पीछे इस जगह आया था, इसलिए ये फितरी था कि यांग काई से मिलने से पहले ही इस तरह के वाक़ये का सामना करने के बाद वो बदतर मोड में था। लुवान फेंग भी उदास लग रही थी। वो लड़का बहुत ज्यादा है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह देखो, हम तीनों डिवाइन सेपरेट्स हैं। इसे इतना बदतमीज नहीं होना चाहिए, चाहे मैंने इस वक्त उसका स्पेस अरे तबाह कर दिया हो। फैनवो ने हल्के से सर हिलाया। ऐसा लगता नहीं कि यह जानबूझकर किया गया हो। उसने अभी सूरत हाल को अच्छी तरह देखा था और वो बता सकता था कि उन तमाम हमलों ने किसी को निशाना नहीं बनाया था। अगर यांग काई वाकई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा होता तो उसके हमले इतने बेतरतीब ना होते। ये गैर इरादी कैसे हो सकता है? कांगो ने गुस्से से पूछा। शायद वो किसी किस्म की डिवाइन एबिलिटी की मशक कर रहा है, फैनवो ने हल्का सा अंदाजा लगाया। ताहम जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले वो हैरान रह गया। एक नजर में ये डिवाइन एबिलिटी नामुकम्मल मालूम होती है। दूसरे लफ्जों में इसे अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। अगर एक नामुकम्मल डिवाइन एबिलिटी इतनी मजबूत है तो जब वो कामयाबी से इसकी मशक कर लेगा तो ये कितनी मजबूत होगी। उसने इस समत में मजीद सोचने की हिम्मत नहीं की। कोई ताज्जुब नहीं कि हेवेंस ऑर्डर की वो औलाद उसके साथ इतना मुख्तलिफ सलूक करती है। देखने में ऐसा लगता है कि वो इसके ताउन के बगैर भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे उलझा जाए। एक इंसान की उम्र और नुक्ता आगाज इतना तवील या इतना अजीम नहीं था जितना कि एक डिवाइन स्पिरिट का। दरहकीकत वो मोन्स्टर रेस से भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, ताहम एक इंसान की तरक्की की रफ्तार काफी खौफनाक हो सकती थी। इस लम्हे उनके कानों में एक शख्स की आवाज गूंजी। मैं अब तीनों को खुश आमदीद न कहने पर माजरत खा हूं। बरा करम मेरी बदतमीजी के लिए मुझे मुआफ कर दी। तीन अजीम डिवाइन विनरेबल्स के तासुरात बदल गए क्योंकि वो बता सकते थे कि यह आवाज यांग काई की थी। एक दूसरे की तरफ देखते हुए फैनवो ने जवाब दिया, भाई यांग अब बहुत शाइस्ता है। बन बुलाए आने पर हम भी कसूरवार हैं। कांगो और लुवान फेंग दोनों की आंखों में हैरत की एक झलक चमकी। फैनवो ने यांग काई को जिस तरह मुखातिब किया वो बहुत दिलचस्प था। डिवाइन सेपरेट्स का डिवाइन सेपरेट्स के तौर पर अपना फख्र था और एक मामूली एम्पीरर रेलिम मास्टर भाई है जैसे बराबरी के अल्फाज से मुखातिब होने का अहल नहीं था। चूंकि अब यहां हैं तो क्यों ना अंदर आकर बात करे। फैंग वो मुस्कुराया, बरा करम हमारी मुदाखलत को मुआफ करे। उसने आगे बढ़ने से पहले लुवान फेंग और कांगो की तरफ एक नजर डाली। इसके जेर असर कांगो और लुवान फेंग ने अपने गुस्से को दबा दिया। तीन अजीम डिवाइन विनरेबल्स में लुवान फेंग सबसे ज्यादा मजबूत हो सकती थी, लेकिन फैन वो सबसे ज्यादा दाना समझा जाता था, लिहाजा जब भी वो जमा होते थे वो बुनियादी तौर पर इसी पर भरोसा करते थे। थोड़ी देर बाद तीन अजीम डिवाइन विनरेबल्स स्टोन सेपरेट कबीले की रहाइशगाह पर पहुंच गए। यांग काई वसी और खाली जगह पर खड़ा था जो बेशुमार घने दरख्तों से घिरी हुई थी। वो उन तीनों को आसमान से उतरते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। 8 स्टोन सेपरेट्स उधर उधर बिखरे हुए थे, उन तीनों को अपनी आंखों में नापसंदीदा नजरों से घोर रहे थे। स्टोन सेपरेट कबीला और तीन अजीम डिवाइन विनरेबल्स एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं थे। दरी असना बुजुर्ग यांग काई के पास खड़े थे, जबकि वुड सेपरेट कबीले की मादन कबीला उनके कंधे पर बैठी थी। दरी असना बहुत से वुड सेपरेट्स दरख्तों की चोटियों से तजस्सुस से देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी खुद को जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। फैनवो ने आगे बढ़कर स्टोन सेपरेट बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग, अब से मिले हुए साल गुजर गए हैं, आपका वकार पहले की तरह बुलंद है। बुजुर्ग उन अल्फाज पर हैरान मालूम हुए, लेकिन अपनी हैरत के बावजूद उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, अब बहुत शाइस्ता हैं जनाब डिवाइन विनरेबल।
बुजुर्ग के पास शोर मचाने की कोई वजह नहीं थी जब दूसरा फरीक शाइस्तगी से पेश आ रहा था। इसके अलावा वो अपनी इस उम्र में लड़ाई के शौकीन नहीं थे। हम यहाँ बन बुलाए आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि भाई यांग इनशनेट वाइल्डलैंड्स में नमूदार हुए हैं। ये सोच कर के वो यहाँ हो सकते हैं, हमने मिलने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि हमारा अंदाजा दुरुस्त था। यांग काई ने जवाब में मुस्कुराया, लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा उलझन महसूस कर रहा था। क्या फैन वो जरूरत से ज्यादा दोस्ताना नहीं हो रहा था? इसके अलावा क्या इसने इस 2 सींगों वाले मॉन्स्टर कमांडर को सिर्फ ये नहीं कहा था कि वो लोवान फैन को बताए कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए इसे ढूंढने आएगा? वो उसे ढूंढने क्यों आए? यांग काई इनशनेट वाइल्डलैंड्स के अंदर अपने मौजूदा असर और रसूख से बेखबर था, लेकिन 3 अजीम डिवाइन विनरेबल्स उसे आजादाना तौर पर घूमने की इजाजत कैसे दे सकते थे? अगर ऐसा ना होता तो वो इसके साथ इतने शाइस्ता ना होते। उनके साथ उधर उधर की बातें न करते हुए यांग काई ने 2 टोक पूछा, क्या मैं आपके आने का मकसद जान सकता हूं? हमारे पास वाकई कोई वजह नहीं है, हम सिर्फ मिलने आए हैं, फैनवो ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। क्या मुझे आप पर यकीन करना चाहिए? यांग काई कायल नहीं हुआ और खुफिया तौर पर चुप ना हो गया। फिर भी उसने उन्हें खुश आमदीद कहा, इस सूरत में क्यों ना आप तशरीफ रखें। इसके बाद वो लकड़ी की मेज पर बैठ गया जहां कल रात जियाफत हुई थी और फैनवो और दूसरे भी इसके साथ शामिल हो गए। मोना ने हल्के से तालियां बजाईं और वुड स्प्रिट्स दरख्तों की चोटियों से फल और शराब लेकर उड़ आए। फैनवो मुस्कुराया, मैंने तवील अरसे से सुना है कि वुड स्प्रिट कबीला रूहानी फल उगाने में माहिर है। मुझे पहले कभी खुद इसका मुशाहिदा करने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मैं आज एक अजीम दावत से लुत्फ अंदोज होऊंगा। मुझे भाई यांग आपको जाम पेश करने का ये मौका दे। चैप्टर 3204 तहाइफ की आमद। फैनवो ने दोस्ती करने की नीयत से खुद को आजिज किया था, इसलिए यांग काई ने बदले में इसे मुनासिब एहतराम दिखाया। जियाफत के दौरान वो हंसते और मुस्कुराते रहे। मेजबान और मेहमान दोनों ही अच्छा वक्त गुजारते हुए मालूम हुए। शराब के चंद दौर के बाद फैनवो ने जानबूझकर गैर इरादी तौर पर पूछा, भाई यांग आप इस बार इनशनेट वाइल्डलैंड्स क्यों आए? मैं बस यहां से गुजर रहा था, यांग काई ने लापरवाही से जवाब दिया। गुजर रहे थे? हाय हा। फैनवो हंसा। ये कहने की जरूरत नहीं कि उसे इस बेमानी बहाने पर यकीन नहीं आया। इसे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक यांग काई ने शुमाली इलाके में हाई हेवन पैलेस कायम किया था। ये जगह न सिर्फ मशरकी इलाके में थी, बल्कि ये दूर दराज और खतरनाक इनशनेट वाइल्डलैंड्स भी थे, इसलिए कोई भी इस जगह से बस गुजर नहीं सकता था। इसके इल्म में नहीं था कि यांग काई सच बोल रहा था। हैंगलो स्टार फील्ड छोड़ने के बाद यांग काई का इस जगह पहुंचना वाकई एक इत्तेफाक था। रास्ते में उसने फैसला किया कि वो इनशनेट वाइल्डलैंड्स में एक और स्पेस अरे भी कायम कर ले, क्योंकि वो पहले ही यहां मौजूद था। यह वाकई ऐसी चीज थी जो इसने महज गुजरते हुए की थी। बदकिस्मती से वो अल्फाज फैनवो को झूठ मालूम हुए, इसलिए इसका ये यकीन कि यांग काई के पीछे कोई और मकासद छुपे हुए हैं मजीद पुख्ता हो गया। ये सोच कर के यांग काई यहाँ उनके मॉन्स्टर किंग्स को निशाना बनाने आया है, फैनवो यांग काई से मजीद होशियार हो गया। अगर वो इनशनेट वाइल्डलैंड्स में घूमता तो उसे सिर्फ अपना हाथ उठाने की जरूरत होती और तमाम 29 मॉन्स्टर किंग्स बिला चों चरा इसके पीछे चल पड़ते। डिवाइन विनरेबल्स अपनी नाक के नीचे ऐसी किसी चीज की इजाजत कैसे दे सकते थे? भाई फैन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यांग काई ने फैनवो की तरफ तिरछी नजरों से देखा। वो ये सोचे बगैर न रह सका कि आज जो कुछ हो रहा है वो काफी मशकूक है, और इसलिए माथे पर बिल डालकर बोला, अगर आपको कुछ कहना है तो बरा करम साफ साफ कही। उधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जिस बात का कोई फायदा नहीं है वो तुम हो। 3 अजीम डिवाइन विनरेबल्स ने अपने दिल में जवाब दिया, और लोवान फैन उन अल्फाज पर अपनी आंखें घुमाने से न रह सकी। अगर कोई और उनसे ऐसी बातें करता तो वो इस बात पर तवज्जो दिए बगैर के आया इस शख्स की वाकई ऐसी सोच थी, बहुत पहले बुरा मान चुके होते। वो किसी भी मशकूक चीज को नजरअंदाज न करते। इस शख्स को उनके वकार और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौके पर ही मार दिया जाता। ताहम फैनवो का ख्याल था कि यांग काई का मुस्तकबिल रोशन है और वो एक ऐसा शख्स है जो जल्द अबदेर उनके बराबर खड़ा होगा। मजीद ये कि इसके पीछे हेवेंस ऑर्डर की औलाद थी, तो वो इसे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? चुनांचे फैनवो इन अल्फाज पर सिर्फ हंसा और जवाब दिया, मैंने सुना है कि अपने शुमाली इलाके में एक फिरका कायम किया है भाई यांग। हम तीनों तवील अरसे से इनशनेट वाइल्डलैंड्स में रह रहे हैं और बाहर कदम नहीं रखा। मैं आपको पहले मुबारकबाद देने न आने पर माजरत खा हूं। यांग काई ने लापरवाही से हाथ हिलाया, अब बहुत संजीदा हो रहे हैं भाई फैन, मैं इतना मुतासिर कुन नहीं हूं। मैं अब तीनों से कैसे मुकाबला कर सकता हूं जो अपने मातहत इतने शानदार लोगों के साथ इतने आराम से रहते हैं। वो अल्फाज सच थे। अगरचे इनशनेट वाइल्डलैंड्स खतरनाक थे और वाइल्ड फोर्स से भरे हुए थे जिसका आम लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कुदरती खजाना भी थे। यहाँ हर किस्म के रूहानी फूल और नायाब पौधे थे जो कहीं और नहीं मिल सकते थे, साथ ही साथ मुतअद्दिद अर्थवैंस और मादनी ज़खायर भी थे। 3 अजीम डिवाइन विनरेबल्स के बारे में कहा जा सकता था कि उन्होंने एक बेहतरीन जन्नत पर कब्जा कर रखा है। मजीद ये कि उनके पास कई दर्जन मॉन्स्टर किंग्स उनके मातहत थे। उसने वाकई यांग काई को उनसे हसद करने पर मजबूर कर दिया। अगर हाई हेवन पैलेस इस जगह कायम किया जाता तो वो यकीनन 100 साल के अंदर पूरी स्टार बाउंड्री के आला फिरकों में से एक बन जाता।
फिर भी वो अल्फाज तीन डिवाइन सेपरेट्स को गैर फितरी और अजीब लगे और वो ये सोचे बगैर न रह सके कि उनके पीछे दूसरे मानी छुपे हुए हैं। उसका क्या मतलब है? क्या वो न सिर्फ हमारे मातहत मूनस्टर किंग्स पर नजर रखे हुए है बल्कि हमारे इलाके पर भी? क्या वो कह रहा है कि वो हमसे हमारी जमीनें छीनना चाहता है? ये तो बहुत ज्यादा है। तीन अजीम डिवाइन विनरीबल्स जिनके अपने पहले से बने हुए ख्यालात थे, उनके चेहरों पर बुरे तासुरात थे। अब उन्हें यांग काई के साथ उधर उधर की बातें करने की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए फैन वो ने हाथ बढ़ाया और लकड़ी की मेज पर कई स्पेस रिंग्स रखे और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उन्हें यांग काई के सामने धकेल दिया। यांग काई ने स्पेस रिंग्स पर नजर डाली, फिर तीन अजीम डिवाइन विनरीबल्स की तरफ देखा और पलकें झपकाते हुए पूछा, ये सब क्या है? फैन वो हल्का सा मुस्कुराया, भाई यांग, हाई हेवन पैलेस कुछ अरसा पहले ही कायम हुआ है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये वो वक्त है जब माली वसाइल की बहुत जरूरत है। हम तीनों शायद ज्यादा हिस्सा न डाल सकें, लेकिन बराकरम इनशनेट वाइल्ड लैंड्स की इन अशिया को हमारी तरफ से तहनीती तोहफे के तौर पर कबूल करें। ये आपके एहतराम में एक छोटा सा तोहफा है, इसलिए बराकरम उसे मुस्तरद न करें। इसे हम तीनों की तरफ से आपके अजीम फिरके के मुस्तकबिल के लिए थोड़ी सी मदद समझी। नहीं, संजीदगी से ये सब क्या है? यांग काई अब वाकई उलझन में था। इसमें कोई शक नहीं कि इसने लुआन फैंग से मुआवजे के तौर पर एक बड़ी रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया था जब उसने कल इस दो सींगों वाले मॉन्स्टर कमांडर को उसे पैगाम भेजने के लिए कहा था, और उसने वो तकरीर भी तैयार कर ली थी जो वो इसे देने वाला था। वो ये दावा करने वाला था कि क्रॉस टेरिटरी स्पेस अरे पर उसके बहुत से माली वसाइल और मेहनत खर्च हुई है, और चूंकि लुआन फैंग ने इसे तबाह कर दिया था, इसलिए फितरी था कि वो बदले में थोड़ा सा मुआवजा पेश करे। अगर वो मुनासिब कीमत देने से इनकार करती तो वो जाने से इनकार कर देता, और वो बड़े फवाइद हासिल करने के लिए पुरज़्म था। स्टार बाउंड्री में उसने जो स्पेस अरे तरतीब दिए थे, इनमें से दो तबाह हो चुके थे। एक लुआन फैंग ने तबाह किया था और दूसरा गालिबन आयरन बिल्ड ग्रेट एम्पीरर ने तबाह किया था। उसने आयरन बिल्ड ग्रेट एम्पीरर में गलती निकालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए लुआन फैंग वो बदकिस्मत थी जिसे इसके बजाय इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। ताहम इस मामले में सिर्फ लुआन फैंग शामिल थी और फैन वो और कांगो से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा वो और लुआन फैंग दुश्मन नहीं थे। उसने माजी में एक बार उसकी मदद भी ली थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जब तक वो कुछ मुआवजा निकालती, मामला इसी तरह हल हो जाता। आखिरकार वो ऐसा गैर माकूल शख्स नहीं था। यांग काई ने कभी सोचा भी नहीं था कि लुआन फैंग इससे पहले कि वो उसे लौटने की कोशिश शुरू कर सके, खुद उसके दरवाजे पर तहाइफ भेज देगी। मजीद ये कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन थे। ये बहुत अजीब है। मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर किसी वजह के तहाइफ पेश करने में पहल करते हैं। वो यकीनी था कि उसके सामने मौजूद 9 स्पेस रिंग्स उन तीनों की इज्तिमाई मलकियत थी, जिनमें से हर एक ने तीन तीन का हिस्सा डाला था। क्या ये कोई जाल है? यांग काई इस एहसास को खत्म नहीं कर सका कि आज के वाकयात इंतहाई अजीब लग रहे हैं। फैन वो और दूसरे बहुत ज्यादा दोस्ताना हो रहे थे। दर हकीकत वो इतने पुरजोश हैं कि यह तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त था। यहां तक कि इसके जाल होने के इम्कान के बावजूद यांग काई इतना बुज़दिल नहीं था कि इसने स्पेस रिंग्स के मवाद को चेक करने की हिम्मत न की। हाथ बढ़ाते हुए उसने एक स्पेस रंग उठाई और अपने डिवाइन सेंस से इसके मवाद का जायजा लिया। फिर उसने अपनी भनवें ऊपर की और अपनी आंखें थोड़ी सी फाड़ ली। शानदार! इतने सारे सोर्स क्रिस्टल्स! यह हिसाब लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वहां बिल्कुल कितने थे, लेकिन स्पेस रंग मुड रैंक का इससे ऊपर के सोर्स क्रिस्टल्स से भरी हुई थी। वहां बेशुमार हाई रैंक सोर्स क्रिस्टल्स भी थे। एक सरसरी अंदाजे के मुताबिक उन सोर्स क्रिस्टल्स की कीमत 100 मिलियन हाई रैंक सोर्स क्रिस्टल्स से कम नहीं थी। 100 मिलियन हाई रैंक सोर्स क्रिस्टल्स शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ये 10 बिलियन मुड रैंक सोर्स क्रिस्टल्स 1 ट्रिलियन लो रैंक सोर्स क्रिस्टल्स के बराबर थे। हल्का सा कैनकैरती हुए उसने इत्मीनान से एक और स्पेस रंग उठाई और मवाद चेक किया। बेशुमार रूहानी फूल और नायाब जड़ी बूटियां उसकी नजरों के सामने आए। मजीद ये कि हर एक की अद्वियाती उम्र काफी ज्यादा थी। जहां तक तीसरी स्पेस रंग का ताल्लुक है, वो नायाब धातों से भरी हुई थी। सोर्स क्रिस्टल्स, जड़ी बूटियां, धातें और साथ ही मॉन्स्टर बीस्ट्स के मॉन्स्टर कवर्स, ये बिलाशुबा इनशनेट वाइल्ड लैंड्स में पैदा होने वाली अशिया थीं। बदकिस्मती से पहली तीन अशिया मॉन्स्टर रेस के लिए बुनियादी तौर पर बेकार थीं। सोर्स क्रिस्टल्स और धातों की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि मॉन्स्टर रेस की काश्त सोर्स क्रिस्टल्स पर मुनहसर नहीं थी। इसके बजाय वो अपने माहौल के जौहर को जज्ब करते थे और खुद को मजबूत करने के लिए कई सालों तक इस तवानाई के जमा होने पर भरोसा करते थे। अगरचे जड़ी बूटियां किसी हद तक मुफीद थीं, लेकिन इनशनेट वाइल्ड लैंड्स में कोई भी कीमियागिरी नहीं जानता था। मॉन्स्टर रेस उन्हें सिर्फ कच्चा खा सकती थी, इसलिए वो उनकी अद्वियाती तासीर के मुकम्मल असरात सामने नहीं ला सकते थे। इसके बरक्स मॉन्स्टर बीस्ट्स के मॉन्स्टर कवर्स उन पर बहुत बड़ा असर डालते थे। दूसरे मॉन्स्टर बीस्ट्स के मॉन्स्टर कवर्स खाने से इनकी ताकत तेजी से बढ़ जाती थी। ताहम जब यांग काई आखिरी बार इनशनेट वाइल्ड लैंड्स में आया था, तो उसने उनसे काफी ज्यादा मॉन्स्टर बेस्ट कवर्स छीन लिए थे। नतीजे के तौर पर तीन अजीम डिवाइन विनरीबल्स इस बार ज्यादा जमा करने में नाकाम रहे और उनकी जगह नायाब धातें रख दे। अशिया को तीन मुख्तलिफ जुमरों में तकसीम किया गया था और हर जुमरे को तीन स्पेस रिंग्स में से एक में रखा गया था। इन तीनों की तमाम 9 स्पेस रिंग्स के लिए यही बात दुरुस्त थी।
यांग काई ने अपने आखिरी दौरे के दौरान इनशनेट वाइल्डलैंड्स से जो दौलत ली थी वो 9 स्पेस रिंग्स में मौजूद दौलत से कई गुना ज्यादा थी। इसके बावजूद ये वक्त पिछली बार से मुख्तलिफ था। इस वक्त दोनों फरीकों का एक बड़ी जंग में आमना सामना हुआ था, जिसने बाद में हेवेंस ऑर्डर की औलाद के खून को बेदार कर दिया था। इसके बाद 3 अजीम डिवाइन बीनरीबल्स परेशान हो गए और यांग काई के गुस्से को ठंडा करने के लिए हिचकिचाहट के साथ मुआवजे की एक बड़ी रकम हवाले कर दी। आज ताहम वो सिर्फ उसे जल्द अज जल्द रुखसत करना चाहते थे। इस मकसद के लिए ये अशिया काफी कीमती समझी जा सकती थी। कितने बरवक्त मुझे वाकई उनकी जरूरत थी। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड में 1 लाख से ज्यादा लोग थे जो बस बसाए जाने का इंतजार कर रहे थे। हाई हेवन पैलेस में आबाद होने के बाद वसाइल की एक बड़ी तलब पैदा होगी, खास तौर पर सोर्स क्रिस्टल्स और गोलियों के हवाले से। जब वो काश्त करते हैं तो किस काश्तकार को उनकी जरूरत नहीं होगी। यांग काई ने टोंग शवान रेलिंग में शियानंग चैंग की खातिर अपनी स्पेस रंग के तमाम सोर्स क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर लिए थे जब इसने और लीजा ने 108 ईबसोलेविक प्रोफाउंड हेवन सीक्रेट अरे तरतीब दिया था, इसलिए इसे इस वक्त सोर्स क्रिस्टल्स की अशद जरूरत थी। ये कहने की जरूरत नहीं कि हुआ किंगसी के पास अब भी सोर्स क्रिस्टल्स मौजूद थे। मजीद ये कि हाई हेवन पैलेस और जुनूबी इलाके के दरमियान तिजारती रास्ता अब तक कायम हो चुका होगा। फिर भी तवील मुद्दत में ज्यादा सोर्स क्रिस्टल्स को कौन ठुकराएगा। इसके अलावा इस तमाम दौलत के साथ इसे कुछ अरसे तक हाई हेवन पैलेस के शागिर्दों की काश्त के वसाइल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये मेरे लिए है? यांग काई ने खामोशी से थोक निकला। ऐसा नहीं था कि उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन 3 अजीम डिवाइन बीनरीबल्स की बरवक्त मदद ने इसे बहुत उलझन में डाल दिया था। फैन वो हंसा, मैंने उन्हें पहले ही आपके हवाले कर दिया है। भाई यांग, अब का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम उन्हें वापस ले जाएं, है ना? ये इंतहाई नामुनासिब होगा। ये ठीक है भाई यांग, अब हमें शर्मिंदा तो नहीं करेंगे, है ना? कांगो ने साथ दिया। उफ, उसे अब भाई यांग पुकारना कितना अजीब लगता है। इससे मेरे मुंह का जायका खराब हो रहा है। छोटे भाई यांग, बड़ा करम इनकार न करें। लुआन फैंग ने अपने होंठ भयंचे और मुस्कुराई। इस सूरत में यांग काई खुलकर मुस्कुराया, लेकिन पुरसुकून और गैर मुतासिर होने का नाटक किया, जबकि इसने जल्दी से 9 स्पेस रिंग्स अपने पास रखे और हंसा। फिर ये जूनियर अब मजीद इनकार नहीं करेगा। हा से परवाह है कि वो क्या मंसूबा बना रहे हैं। पहले इसे ले लेते हैं और बाद में उसकी फिक्र करेंगे। ये वैसे भी मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा है। इनशनेट वाइल्डलैंड्स वसाइल से मालामाल है। क्या ये उन्हें अच्छे इस्तेमाल में लाने का वक्त नहीं है? अगर मैं पूरे इनशनेट वाइल्डलैंड्स को हाई हेवन पैलेस की सप्लाई के जरिया में तब्दील कर सकूं, तो शागिर्दों को कभी भी अपने काश्त के वसाइल के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास सोर्स क्रिस्टल्स कम पड़ जाएं तो हम यहां आकर बड़ा रास्त कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमारी गोलियां खत्म हो जाएं तो हम उन्हें तैयार करने के लिए जड़ी बूटियां तलाश कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर खुद कफील होगा। इन हालात में हाई हेवन पैलेस के लिए सबसे ऊपर आना मुश्किल नहीं होगा। बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ यांग काई अचानक बोला, मैं मेरे बारे में आपकी साजगार राय का शुक्रगुजार हूं। मैं हम तीनों के मुन बोले भाई और बहन बनने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं कहता कि हम एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन पैदा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी मुश्किलात और निमतें मिलकर बांटेंगे। आप तीनों का क्या ख्याल है? निमतें बांटने वाली बात तो ठीक थी, लेकिन वो मुश्किलात बांटने के बारे में भूल सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे 3 अजीम डिवाइन बीनरीबल्स भी नहीं संभाल सकते, तो मैं शायद इस सिलसिले में ज्यादा मददगार साबित नहीं होऊंगा। हैन, मौजू बहुत तेजी से बदल गया था और बात इतनी दूर निकल गई थी कि लुआन फैंग हैरत से चीखने से न रह सकी। इसके छोटे हाथों ने अपने सुर्ख होंठों को ढांप लिया। इसी तरह फैन वो और कांगबो ने माथे पर बिल डाले। हट मोना, जो बुजुर्ग के कंधों पर बैठी थी, हंसी ना रोक सकी जब इसने यांग काई को दिलचस्पी से देखा। क्या वो संजीदगी से ये कह रहा है? क्या वो बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है, या वो वाकई नहीं समझता? वो वाकई ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकता है? वो फैन वो के तेज दिमाग के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। इस लम्हे इस पर बेबसी का एहसास तारी हुआ। क्या ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बेशर्म नहीं है? इसकी ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? 3 डिवाइन स्पिरिट्स के साथ मुन बोले भाई और बहन बनना। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करता कि इसके पास बड़ी सलाहियत है और वो मुस्तकबिल में मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल की बात है। कौन जानता है कि वो इतने अरसे तक जिंदा भी रह सकता है या नहीं। एक मुर्दा जीनियस से दोस्ती करने की कोई कीमत नहीं है। चैप्टर 3205। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? अगर 3 अजीम डिवाइन बीनरीबल्स इस दरखास्त पर आसानी से राजी हो जाते तो वो इस सौदे में नुकसान उठाने वाले अकेले होते। मुन बोले बहन भाइयों के तौर पर उनके पास हाई हेवन पैलेस के मसाइल में मदद करने के अलावा कोई चारा ना होता। उन्हें यकीनन अपने इस चौथे भाई की मदद के लिए 1 दर्जन या इससे ज्यादा मोन्स्टर किंग्स भेजने पर मजबूर किया जाता। यही वो चीज थी जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा फिक्रमंद थे। चाहे वो इससे बच ना सके, वो खुद को इसमें रजाकाराना तौर पर कैसे डाल सकते थे। काफी खुशगवार माहौल अचानक मुंजमद हो गया। यांग काई उनके रद्द अमल का मुशाहिदा कर रहा था, तो वो कैसे ना समझता कि वो क्या सोच रहे हैं। उसने अपने दिल में सर्द आह भरी। आखिर में मुझे अब भी बात करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है।
ये तीनों अब भी मुझे हकारत से देख रहे हैं, वरना वो इतने परेशान कुन तासुरात क्यों दिखाते। उसने महज बात की खातिर वो अल्फाज कहे थे। उसका वाकई ये मतलब नहीं था। उसने ऐसा सिर्फ इनशनेट वाइल्डलैंड्स में मौजूद वाफिर वसाइल की वजह से किया था। अगर दूसरा फरीक तैयार ना हो तो वो इस मामले पर मजबूर कैसे कर सकता था। ऐसी चीजों पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वो नहीं मानता था कि वो किसी भी तरह उन तीनों से कमतर है। वो शख्स जिसने ड्रैगन आइलैंड में जबरदस्ती दाखिला और खुरूज किया हो, वो उन 3 डिवाइन स्पिरिट से कैसे मुतासिर हो सकता था जो ड्रैगन कबीले के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। दिल खोलकर हंसते हुए यांग काई ने ऐलान किया, यह सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, इस पर ज्यादा तवज्जो ना दे। फैनवो ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और एक मुस्कुराहट बखेर दी, अब वाकई एक खुश मिजाज शख्स हैं भाई यांग। आइए आइए, मुझे आपको दोबारा ये जाम पेश करने दें। बात करते हुए उसने लोवान फैन और कांगो की तरफ इशारा करने के लिए एक नजर डाली। शराब के चंद और दूर के बाद अजीब व गरीब माहौल काफी हद तक बेहतर हो गया। शाम होने तक और गुरूम आफ्ताब के आसमान को रंगीन करने तक फैन वो और दूसरों ने इजाजत ली। यांग काई ने गर्मजोशी से पेशकश की, मैं आपको रुखसत करता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, फैनवो ने जल्दी से कहा, हम खुद जा सकते हैं। बड़ा करम आराम करें भाई यांग। हम नहीं चाहते कि वो पहले ही इनशनेट वाइल्डलैंड्स में इधर उधर घूमे। हम उसे हमें रुखसत करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। ठीक है, यांग काई ने सर हिलाया और अपनी मुट्ठियां बांधी, फिर मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, बड़ा करम अपना ख्याल रखें भाई यांग। फैन वो मोहतात अंदाज में मुस्कुराया। बुजुर्ग और मोना को अलविदा कहने के बाद वो लोवान फैन और कांगो के साथ आसमान की तरफ रवाना हो गया। यांग काई ने जोशो खरूश से हाथ हिलाया और चलाया, मैं आज आपकी दिखाई गई मेहरबानी को याद रखूंगा और किसी और दिन शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास आऊंगा। बड़ा करम आपका सफर महफूज रहे। फैन वो और दूसरे जो मुड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, इन अल्फाज पर लौट खड़ा गए और तकरीबन आसमान से गिरते गिरते बच्चे। ये नंगी आंख से देखा जा सकता था जब फैन वो ने कई गहरी सांसें ले, जबकि लोवान फैन मुड़ी और यांग काई को घूरा। इसके बाद तीनों शख्सियात रोशनी की लहरों में बदल गईं और गायब हो गईं। यांग काई वहीं खड़ा रहा, उलझन में गहरी सोच में डूबा हुआ, अपना सर खुजाते हुए और सवाल करते हुए, कितना अजीब है, वो आज काफी अजीब सलूक कर रहे हैं। हट, मोना दोबारा हंसी। इसी तरह बुजुर्ग कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे और उन अल्फाज पर हंसे बगैर न रह सके। यांग काई उनकी तरफ मुड़ा और पूछा, बुजुर्ग, मदन कबीला, आपका क्या ख्याल है कि उन तीनों को क्या हुआ है? वो अपनी मर्जी से मुझे तहाइफ देने के लिए इतनी दूर क्यों आए? ऐसा तो नहीं है कि हमारे दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात हों। मैं जिससे वाकिफ हूं वो सिर्फ लोवान फैंग है, मजीद ये कि मैं कांगो और फैनवो से सिर्फ एक बार मिला हूं। उनके इस तरह के रवैये की कोई वजह नहीं है, चाहे मेरे पीछे जांग रूइली ही क्यों ना हो। क्या आप वाकई बेखबर हैं? अब सिर्फ बेखबर होने का नाटक कर रहे हैं, मोना बेजबान महसूस करने लगी थी। 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स के ख्यालात और तरीके इसके लिए इंतहाई वाजे थे, लेकिन यांग काई किसी वजह से बहुत उलझन में लग रहा था। उसने तो मुन्ह बोले बहन भाई बनने की बात भी कर दी। क्या वो उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था? यांग काई ने संजीदा तासुरात के साथ अपनी मुट्ठियां बांधी, मादन कबीला, बड़ा करम मेरी रहनुमाई करे। आप आज तक जिंदा रहने में कैसे कामयाब हुए? उसने हैरत से इसकी तरफ देखा। बुजुर्ग हंसे, आप इस मामले में बेखबर होने पर उसे मौरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मुझे डर है कि वो सिर्फ अंदरूनी कहानी से वाकिफ नहीं है। मोना ने एक लम्हे के लिए इन अल्फाज पर गौर किया और इत्तेफाक किया, ये सच है। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। मोना की वजाहत सुनने के बाद यांग काई आखिरकार सूरत हाल समझ गया। उसने अपनी तरफ इशारा किया और आंखें फाड़ कर देखा। वो डरते हैं कि मैं तमाम मूनस्टर किंग्स को ले जाऊंगा। मोना ने जवाब दिया, ज्यादातर मूनस्टर किंग्स की काश्त अपनी बालाई हुदूद तक पहुंच चुकी है। अगर वो मजीद बेहतरी चाहते हैं तो वो सिर्फ बिल्ड गेट को निशाना बना सकते हैं, और अब वाहिद शख्स हैं जो हेवेंस ऑर्डर की इस औलाद से राब्ता कर सकते हैं। शी जियो आपकी बदौलत ही बिल्ड गेट में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। इस मिसाल के साथ क्या आप समझ सकते हैं कि उन मूनस्टर किंग्स के दिलों में आपका क्या मकाम है? यांग काई अब भी इस इंकिशाफ पर हैरान था और बुड़बुड़ाया, मैं इस बारे में कुछ जानता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसका इतना बड़ा असर होगा। यंगफी, शीली और शेवोवी सब इसके मातहत काम करने वाले मूनस्टर किंग्स थे। उसने इस वक्त सिर्फ सूरत हाल का फायदा उठाया था जब वो उन्हें अपने साथ इनशनेट वाइल्डलैंड्स से ले गया था, और जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो उसने तीनों मूनस्टर किंग्स को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। मजीद ये कि वो ये जानकर बहुत खुश हुए थे कि स्पेस अरे तबाह हो गया है और वो हाई हेवन पैलेस में रहना जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो अपनी जड़ों को भूल गए थे, लेकिन जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, लोग ऊंचे मकामात का रुख करते हैं। मूनस्टर किंग्स के लिए मुसलसल कोशिश करना और खुद को बेहतर बनाना एक फितरी बात थी। यांग काई ने सोचते हुए कहा, आपने जो कहा उसके मुताबिक क्या मैं सिर्फ उन्हें मिलाकर तमाम मूनस्टर किंग्स को अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा? गालिबन, उसने जारी रखा, अगर मैं उनसे फैन वो और दूसरों को खत्म करने में मेरा साथ देने को कहूं। ख्वाब देखना छोड़ दो। मोना ने इसे नापसंदीदा नजरों से घूरा। 3 अजीम डिवाइन वीनरेबल्स ने 10,000 सालों से इनशनेट वाइल्डलैंड्स पर हुकूमत की है।
उनकी हुक्मरानी के तहत किस मॉन्स्टर किंग में उनके खिलाफ जाने की हिम्मत होगी। वो बिल्ड गेट में दाखिल होने की खातिर आपके पीछे चलने और आपके अहकामात सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप फैन वो और लुआन फैन के खिलाफ जाने का कहेंगे तो हालात आपके हक में होंगे। यांग काई हंसा, मैं बस सोच रहा था। जल्द ही इसके तासुरात संजीदा हो गए। देखने में ऐसा लगता है कि मुझे मुस्तकबिल में इनेशनेट वाइल्डलैंड्स का ज्यादा कसरत से दौरा करना चाहिए। मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ आना है और फैन वो, लुआन फैन और कांगो के लिए कुछ शोर मचाना है ताकि वो मुझे भगाने के लिए कुछ फवाइद दें। यकीनन ये सिर्फ एक या दो बार किया जा सकता है। आखिरकार डिवाइन स्पिरिट से उलझना ठीक नहीं है। ये बुरा होगा अगर मैं उन्हें बहुत ज्यादा नाराज कर दूं और हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खत्म हो जाए। बहरहाल यांग काई सूरत हाल की अच्छी समझ हासिल करने के बाद बहुत अच्छे मोड में था। अगरचे वो पूरे इनेशनेट वाइल्डलैंड्स को हाई हेवन पैलेस के खेल के मैदान के तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन वो आखिरकार 3 अजीम डिवाइन विनरेबल्स के साथ ताउन के रिश्ते तक पहुंच सकता था। उनके ताल्लुकात को मुस्तहकम और देरपा बनाने का वाहिद तरीका यह था कि इससे दोनों फरीकों को फायदा पहुंचे। इनेशनेट वाइल्डलैंड्स में बहुत सा मवाद पैदा होता था, जबकि हाई हेवन पैलेस इन मवाद के बदले गोलियों का तबादला करने की पूरी सलाहियत रखता था। सिर्फ इस वजह से कि मॉन्स्टर रेस में से कोई भी कीमियागिरी के काबिल नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वो रूहानी गोलियां इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इंसानों की तैयार करदा गोलियां मॉन्स्टर रेस में बहुत नायाब थीं, इसलिए अगर उन्हें उनकी असल कीमत से 10 या 20 गना ज्यादा पर भी फरोख्त किया जाए तब भी तलब रसद से ज्यादा रहेगी। मुनासिब वक्त पर हाई हेवन पैलेस जुनूबी इलाके में वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मशरकी इलाके में इनेशनेट वाइल्डलैंड्स के साथ ताउन कर रहा होगा। ऐसी अशिया खरीद कर और फरोख्त करके जो एक इलाके में नायाब और दूसरे में वाफिर हों। मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ कीमत के फर्क में एक खास हद तक कमाने की जरूरत होती है। इसके साथ हाई हेवन पैलेस को कभी भी अपने शागिर्दों की काश्त के वसाइल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। मजीद ये कि ये एक मुनफरिद कारोबार था। अगर दूसरे लोग हाई हेवन पैलेस से हसद करते और उसकी नकल करने की कोशिश करते तब भी वो उसे अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास करास्ट्रेटली स्पेस अरे की कमी थी। इस मुबहम ख्याल को जहन में रखते हुए यांग काई ने फैसला किया कि हाई हेवन पैलेस वापस पहुंचने के बाद हुआ किंगसी से एक तफसीली और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने को कहे। वैसे मादन कबीला अपने पहले मुझसे कुछ बात करने का जिक्र किया था। वो किस बारे में था, इसे अचानक कुछ याद आया और उसने इत्तेफाकना एक सवाल उठाया। मेरे साथ आओ। मोना संजीदा हो गई और एक दरख्त के गार की तरफ उड़ने के लिए मुड़ी। ये न जानते हुए कि वो क्या चाहती है, यांग काई सिर्फ इसके पीछे चल सका। दरख्त के गार के अंदर वो उसकी तरफ मुड़ी और उसके अंदर आने तक इंतजार किया, इससे पहले कि इसने अपना हाथ उठाया। दरख्त का गार अचानक उसके पीछे बंद हो गया, जिसने उन्हें बाहर से अलग कर दिया। इसे क्या कहना है कि उसे इतना खुफिया रखने की जरूरत है, उसने अपने दिल में सोचा। बहरहाल वो जानता था कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह एक अवामी तौर पर मालूम हकीकत थी कि वुड स्प्रिट्स लड़ाई से नफरत करते थे। जैसे ही वो बोलने वाला था वो अचानक उसकी तरफ उड़ी और उसके सामने रुक गई। अपनी आंखें बंद करो। यांग काई ने फरमाबरदारी से वैसा ही किया जैसा उसने हिदायत की थी। फिर इसे अपनी नाक की नोक पर एक बहुत ही कुदरती खुशबूदार खुशबू महसूस हुई। उसने लाशौरी तौर पर चंद और सांसें ली। मोना एक मुकम्मल हसन थी, बस ये था कि वुड स्प्रिट की हुदूद ने इसे सिर्फ एक हथेली के साइज तक बढ़ने की इजाजत दी थी। अगर वो एक आम इंसान जितनी बड़ी होती तो वो एक ऐसा वजूद होती जो दुनिया को उलट पलट कर सकती थी। इसके जिस्म की खुशबू इतनी पुरसुकून थी कि यांग काई के जज्बात पुरसुकून और गैर मुतज़लज़ल हो गए। ऐसा लगा जैसे वो एक रूहानी कैफियत में दाखिल हो गया हो। थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। इसके चेहरे पर एक अजीब तासुर नमूदार हुआ। इसकी वजह यह थी कि वो महसूस कर सकता था कि मोना मुसलसल कुछ सूंघते हुए इसके गिर्द चक्कर लगा रही है। मादन कबीला, ये क्या हो रहा है? उसने पूछा, खुफिया तौर पर अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अगर कोई आम औरत ऐसा कर रही होती तो वो सोचता कि वो औरत इसे बहकाने की कोशिश कर रही है, ताहम मोना वाज़े तौर पर ऐसा नहीं कर रही थी। क्या मेरे जिस्म से कोई अजीब बो आ रही है? वरना वो मुझे हर जगह से क्यों सूंघ रही है? मोना ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस नीचे की तरफ बढ़ती रही और अचानक उसके डांटियान पर रुक गई। चंद बार और सूंघने के बाद वो हैरान नजर आई और अपने हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दरख्त के गार में खामोशी छा गई और यांग काई ने पूछने से पहले थोड़ी देर इंतजार किया, क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकता हूं? हाँ। आंखें खोलते ही इसने देखा कि मोना माथे पर बिल डाले एक परेशान कुन तासुर के साथ खड़ी है। आज का दिन अजीब व गरीब वाकयात से भरा रहा है। पहले 3 अजीम डिवाइन बीनरीबल्स अपनी मर्जी से मुझे तहाइफ देने आए और अब वुड स्प्रिट मादन कबीला मुझे एक दरख्त के गार में घसीट लाएं और मुझे हर जगह से सूंघ रही है। क्या आप जानते हैं कि वुड स्प्रिट कबीला किस चीज में बेहतरीन है? इसने पेशगी इत्तला के बगैर पूछा। हर किस्म के रूहानी फल उगाने और उम्दा शराब तैयार करने में। ओ, अब गाने और नाचने में भी काफी अच्छे हैं, यांग काई ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। उसने थक कर अपना हाथ माथे पर मारा और बड़बड़ाई, क्या वुड स्प्रिट कबीले के बारे में आपका यही तासुर है? यांग काई इसके अल्फाज पर हैरान हुआ और पूछा, क्या यह सच नहीं है? जिस पर मोना तलखी से मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं।
हम हर किस्म के रूहानी फल और नायाब पौधे उगाने में इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम फितरती तौर पर उनके साथ बातचीत करने के अहल हैं। मुझे यकीन है कि आपने वो अफवाहें सुनी होंगी जिनमें कहा गया है कि कदीम जमाने में वुड स्प्रिट्स ताकतवर आकाओं के अद्वियाती बागात की देखभाल में मदद करते थे। यांग काई ने इसकी बात पर सर हिलाया। ये मेरे वुड स्प्रिट कबीले की पैदाइशी खुदादाद सलाहियत है। इस दुनिया का कोई भी पौधा हमारे हाथों में बेहतरीन तरीके से खिल और फल फूल सकता है क्योंकि हम पौधों के रवैये और उनकी जरूरियात से वाकिफ हैं। कोई दूसरा कबीला इस सिलसिले में हमारी महारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यांग काई ने ऐसा तासुर दिया जैसे इसे इसकी बातों से आगाही हासिल हो गई हो, ताहम इसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या जाहिर करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल इसी पैदाइशी खुदादाद सलाहियत की वजह से है कि हम वुड स्प्रिट कबीले के लोग कुछ बहुत ही अजीब पौधों के वजूद को महसूस कर सकते हैं। इसकी तपती हुई नजरें इसमें गुड़ गईं। क्या आपके पास किसी खास किस्म का पौधा है, जैसे कोई फूल, कोई जड़ी बूटी, या शायद कोई दरख्त? यांग काई की भन में इसके अल्फाज पर थिरकी और उसका लहजा संजीदा हो गया। अब ऐसी बात क्यों पूछ रही है? इसके पास वाकई कुछ इंतहाई कीमती पौधे मौजूद थे। क्या वो कुछ जानती है? मोना ने मशवरा दिया। इतने घबराए नहीं, मुझे सिर्फ इसलिए मालूम हुआ क्योंकि मैंने आपसे कुछ सूंघा है। वो जारी रखने से पहले एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने दरअसल पहली बार जब आप यहाँ आए थे तभी उसे महसूस कर लिया था, लेकिन इस वक्त मुझे यकीन नहीं था। और क्या अब आपको यकीन है? जी हाँ, उसने सर हिलाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है? चैप्टर 3206 ये कैसे काबिल कबूल है? मादन आला, क्या आप वो से नहीं बता सकती? यांग काई ने उनके सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा। मोना ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। ये जानते हुए कि वो जवाब देने में हिचकिचा रहा है, उन्होंने जवाब दिया, ये अफवाह है कि कदीम जमाने में फलक बोस दरख्त के नाम से एक अजीब दरख्त था जो सोने और चांदी का आमेजा था, जो एक दूसरे से जड़ा हुआ था और मौजूद तमाम चीजों को सेल करने की सलाहियत रखता था। क्या मैं दुरुस्त हूं? इसकी आंखें फैल गईं और उसने तकरीबन उन्हें अंगूठा दुखाकर दाद दी। वो सिर्फ वो से कैसे बता सकती है? ये हैरत अंगेज है। वुड स्प्रिट कबीला वाकई एक ऐसा कबीला है जो पौधों के साथ बातचीत करने की सलाहियत के साथ पैदा हुआ है। कदीम शैतान की कदीम शैतानी तवानाई इसके डांटियान में फलक बोस दरख्त की सुनहरी और चांदी की ताकत से सेल की गई थी। ये फिक्री था कि कुछ सुराग मौजूद थे। वुड स्प्रिट कबीले के अलावा किसी और के पास यह हुनर नहीं था, इसलिए अब तक इस पर किसी की तवज्जो नहीं गई थी। बदकिस्मती से वो हल्का सा सुराग वुड स्प्रिट कबीले के लिए, खास तौर पर वुड स्प्रिट कबीले की मादन आला के लिए, अंधेरे में एक चिराग की तरह रोशन और चकाचौंध था। यांग काई के रद्द अमल को देखकर वो कैसे न जान पाते कि उन्होंने सही अंदाजा लगाया है। उन्होंने हैरत से पुकारा, तुम्हारे पास वाकई फलक बोस दरख्त है? वो मानी खिजी से मुस्कुराया, मैंने इसे इत्तेफाकना हासिल किया था। ये महज खुशकिस्मती थी। उन्होंने रश्क से सरगोशी की, तुम वाकई खुशकिस्मत हो। फिर उन्होंने अपनी भन में सुकेली, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर एक और हाला मालूम होता है। वो हाला? इस बार यांग काई के दिल की धड़कन थम गई। ये हकीकत कि वो फलक बोस दरख्त के बारे में जानती थी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगरचे ये एक अफसानवी दरख्त था, लेकिन इसमें सिर्फ सेल करने की ताकत थी। यांग काई इसे सिर्फ अपने डांटान में कदीम शैतानी तवानाई को सेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अगर फलक बोस दरख्त के बारे में खबर बाहर निकल दी जाती तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार किसी चीज को सेल करने के बहुत से दूसरे तरीके भी थे। इसके अलावा वो अब इतना कमजोर नहीं रहा था। वो उन बेवकूफ लोगों से नहीं डरता था जो फलक बोस दरख्त की खातिर उसके लिए परेशानी पैदा करने आएंगे। ताहम दूसरा दरख्त मुख्तलिफ था। अगर उसके वजूद की खबर फैल जाती तो ये पलक झपकते ही पूरी स्टार बाउंड्री को तहोबाला कर देती। वो दरख्त लाफानियत और नाकाबिले तस्खीर होने के असरार की नुमाइंदगी करता था। वो खुसूसियात दूसरों के लिए इंतहाई पुरकशिश थीं। यहां तक कि अजीम शहंशाह भी ये दावा नहीं कर सकते थे कि वो लाफानी और नाकाबिले तस्खीर है। इनकी भी एक उम्र थी और मौत का एक वक्त मुकर्रर था। अफवाहों का दावा था कि अगर कोई उसे बेहतर बना ले तो वो अबदी जिंदगी का राज हासिल कर सकता है। उनकी उम्र आसमानों के बराबर होगी और वो खुद कायनात के साथ हम आहंगी में रहेंगे। यांग काई ने महसूस किया कि इसका दिल हल्क में अटक गया है। मोना नाकाबिले यकीन हद तक हैरत अंगेज थी और वो इस बात से खौफजदा था कि कहीं वो लाफानी दरख्त के अल्फाज न कह दें। अगर उन्होंने वाकई इसका नाम लिया तो वो नहीं जानता था कि सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। अगर कोई और होता तो वो राजदारी बरकरार रखने के लिए इसे मौके पर ही मार देता। बदकिस्मती से इसे उनसे कोई बीर शिकायत नहीं थी। मजीद बरा, वुड स्प्रिट कबीला लड़ाई झगड़े से नफरत करता था, तो वो ऐसी हस्ती के साथ इतना जालिम कैसे हो सकता था? इसके अलावा अगर वो ऐसा कुछ करता तो वो न सिर्फ वुड स्प्रिट कबीले को नाराज करता, बल्कि स्टोन स्प्रिट कबीला भी इसका दुश्मन बन जाता। खुशकिस्मती से मोना ने सर हिलाने से पहले काफी देर तक हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो कौन सा है। उसने सुकून का सांस लिया। उन्होंने हैरत से कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि ऐसे पौधे भी हैं जिनके बारे में वुड स्प्रिट कबीला नहीं जानता। दुनिया में यकीनन हर तरह के असरार मौजूद हैं। यांग काई हंसा, शायद अपने गलत सूंघा है मादन आला। नामुमकिन, उन्होंने पुख्तगी से सर हिलाया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो कितना घबराया हुआ था। उन्होंने ऊपर देखा और जोश से कहा, ये मेरे हवाले कर दो।
खूबसूरत आंखों का एक जोड़ा चमक उठा जो उनके जोशो खरूश को जाहिर कर रहा था। क्या वो हक्का बका रह गया? उन्होंने दोहराया। मैंने कहा, फलक बोस दरख्त और वो दूसरी चीज मेरे हवाले कर दो। क्या ये मजाक है? वो उनकी बातों पर गुस्से से लाल पीला हो गया। असल में उनके बारे में उसका तासुर अच्छा था, लेकिन उनके ये अल्फाज सुनकर वो फौरन गुस्से में आ गया। फलक बोस दरख्त ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बस दे दूं। मैं अब भी कदीम शैतानी तवानाई को सेल करने के लिए इसकी ताकत पर भरोसा कर रहा हूं। वरना एक बार जब मेरे डांटान पर लगी सेल टूट गई तो फलक बोस दरख्त के बगैर मैं फौरन शैतानियत का शिकार हो जाऊंगा और खुद को मुकम्मल तौर पर खो दूंगा। जहां तक लाफानी दरख्त का ताल्लुक है, वो तो इससे भी ज्यादा नामुमकिन है। ये दुनिया का कीमती तरीन खजाना है। ये मर्दों को जिंदा कर सकता है और तमाम जख्मों को भर सकता है। ये एक लाजमी इलाज है। मैं इसे भला कैसे दे सकता हूं? मोना ने उजलत में मजीद कहा, मैं उसके बदले तुमसे तिजारत कर सकती हूं। जैसा कि तुम जानते हो, वुड स्प्रिट कबीला काश्त करता है। अपना हाथ उठाते हुए उसने पुख्तगी से कहा, मजीद बहस की जरूरत नहीं है मादन आला। अगर और कुछ नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगा। मोना आखिरकार होश में आई जब उन्होंने इसका सर्द रवैया देखा। ऐसा लगता है कि मैंने इसे नाराज कर दिया है। इसके रद्द अमल से ऐसा लगता है कि वो चीज जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूं मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन आखिर वो है क्या? कोई ऐसी चीज जो इतनी कीमती और नायाब है कि मैं भी उसे इसकी बो से नहीं पहचान सकती। एक के बाद एक वो नाम जो सिर्फ अफसानों में मौजूद थे उनके जहन में कौंधने लगे। बदकिस्मती से वो इस मखसूस बो को कोई नाम न दे सके। यांग काई दरख्त के गार के दाखिली रास्ते तक पहुंच चुका था जब वो मोना की तरफ देखने के लिए मुड़ा। मोना इसे कायल करने की कोशिश जारी रखने वाली थी, ताहम जैसे ही उनकी नजरें इससे मिले वो आह भरे बगैर न रह सके। अपना हाथ उठाते हुए बंद दरख्त का गार दोबारा खुल गया और वो फौरन बाहर निकल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने उसे खोला या नहीं। अगर वो दरख्त के गार को खोलने से इनकार कर देती तो वो इसे अपने मुक्के से तोड़ सकता था। फिजा में मुअल्लक रहते हुए उन्होंने काफी देर तक गौर किया, यहां तक कि आखिरकार वो लहराई और उड़कर बाहर निकल गई। इसी दौरान यांग काई शाह के दरख्त के गार में वापस आ गया। ये चेक करने और तस्दीक करने के बाद कि स्पेस ईरे मुनासिब तरीके से तरतीब दी गई है, वो आखिरकार बुजुर्ग के दरख्त के गार की तरफ बढ़ा। वो घर में दाखिल हुआ और कहा, बुजुर्ग, मैंने यहाँ अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए अब मेरे जाने का वक्त है। बरा करम शाह और बिल गेट से मुताल्लिक मामलात का ख्याल रखें। अगर कोई बात हो तो मोहतात रहिएगा। बुजुर्ग ने सर हिलाया। फिक्र न करो, शी जियो हम में से एक है। हम इस मामले में गफलत नहीं बरतेंगे। फिर खुदा हाफिज यांग काई ने अपनी मुट्ठियां बांधी और बुजुर्ग के कंधों पर बैठी मोना की तरफ देखे बगैर जाने के लिए मुड़ा। यह देख कर के वो जाने वाला है, मोना ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और बुजुर्ग का कान खींचा। बुजुर्ग मुस्कुराए और यांग काई को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक लम्हा रुको। यांग काई वापस मुड़ा और पूछा, बुजुर्ग, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? बुजुर्ग ने कुछ माजरत ख्वाहाना अंदाज में जवाब दिया, मुझे अफसोस है, वो मैं नहीं हूं जिसने तुमसे कुछ कहना है। वो मोना है। यांग काई ने बराह रास्त बुजुर्ग की बात काटी। मैंने मादन आला पर अपनी बात वाजे कर दी है। इस मामले पर मजीद कोई बहस नहीं होगी। मोना गुस्से में थी। छोटे छोकरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? उसने जवाब में माथे पर बिल डाले। मेरा यह मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये दो चीजें कभी हवाले नहीं करूंगा। ये मेरे लिए बहुत काम की है। अगर ये कोई बेकार चीज होती तो मैं तुमसे इसका जिक्र तक न करती। उन्होंने हकारत से कहा। वो लफ्जों से बालातर हद तक बेजार थी। उनके तासुरात देखकर वो बता सकता था कि इसका रद्द अमल कुछ ज्यादा ही सख्त था। चुनांचे उसने अपनी मुट्ठियां बांधी। मुझे अफसोस है मादन आला। बहरहाल मैं वो दो चीजें आपके हवाले नहीं कर सकता। दांत पीसते हुए उन्होंने गुस्से से उसे घूरा। क्या तुम उनका ख्याल रख भी सकते हो? इन अल्फाज पर उसने कंधे उचकाए। वो मेरे तो नहीं हैं, है ना? वो इंतहाई गुस्से में थी और अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इससे मजीद बात करने से इनकार कर दिया हो। बुजुर्ग इस लम्हे बोले, तुम दोनों पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ। चंद गहरे सांस लो और बैठ जाओ। यांग काई ने तुर्की बातुर्की जवाब दिया। मैं बहुत पुरसुकून हूं। वो है जो इस मामले को छोड़ने से इनकार कर रही है। बुजुर्ग, आपको उन्हें कुछ समझाना चाहिए। बुजुर्ग हंसे। क्या तुम जानते हो कि परवाने आग की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं? क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, यांग काई ने रवानी से जवाब दिया। बुजुर्ग के चेहरे का गोशा इन अल्फाज पर थरथराया। ये इसलिए है क्योंकि ये उनकी फितरत में है। किसी की मौरूसी फितरत एक बहुत ही पुरस्रार चीज है। स्टोन स्प्रिट कबीले ही की मिसाल ले लो। हम किसी नायाब धात को देखकर खुद को उसे हजम करने से नहीं रोक पाएंगे। जहां तक इंसानों का ताल्लुक है, मर्द एक खूबसूरत औरत पर चंद मजीद नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सकते। इसी तरह एक परवाना खुद को आग की तरफ रागिब होने से नहीं रोक सकता। ये सब उनकी फितरत का हिस्सा है। फितरत कभी नहीं बदलती। बुजुर्ग का चेहरा मजीद शिद्दत से थरथराया। हाँ, यही तसव्वुर है। वुड स्प्रिट कबीले के लिए पौधा जितना नायाब होगा इतना ही वो इसकी देखभाल करने की ख्वाहिश को उभारेगा। इतनी देर तक उधर उधर की बातें करने के बाद बात फिर वहीं आ गई। यांग काई अभी कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग ने बात काट दी।
हो सकता है मैं न जानता हूं कि मादन आला तुमसे क्या चाहती है, लेकिन जाहिर है ये कोई ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है। ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। मजीद बड़ा, ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे आम नहीं किया जा सकता। यांग काई ने सर हिलाया। जी हाँ, इसलिए बरा करम मुझे मुआफ कर दी। बुजुर्ग मुस्कराए। इस सूरत में तुम्हें इसे हवाले करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मादन आला की एक तजवीज है। क्यों ना तुम उसे सब्र से सुनो। क्या तजवीज? यांग काई ने तजस्सुस से मोना की तरफ देखा। जब तक वो पहले वाली दरखास्त दोबारा नहीं करते, इसे सुनने में कोई एतराज नहीं था। आखिरकार वुड स्प्लिट कबीले की मौरूसी सलाहियत उन्हें तमाम पौधों के साथ बातचीत करने की इजाजत देती थी, इसलिए इसे उनसे फलक बोस दरख्त की बेहतर देखभाल करने के बारे में कुछ मशवरे भी मिल सकते थे ताकि उसकी सेल करने की सलाहियतें तेजी से बहाल हो सकें। मोना ने अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया जैसे वो उसकी तरफ देखने से कतराती हूं। इसके बावजूद उन्होंने सरगोशी की। मैं अपने कबीले के 2 अफराद तुम्हारे साथ भेजूंगी ताकि उन 2 चीजों की देखभाल में तुम्हारी मदद कर सकें। यांग काई ने हैरत से आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखा। अपने कबीले के 2 अफराद मेरे साथ भेजेंगी? उसने जल्दी से अपने दिल में कुछ हिसाब किताब किया। इसकी छोटी सी शदा दुनिया में एक अद्वियाती बाग था जिसमें हर तरह के नायाब पौधे और जड़ी बूटियां थीं, बशमूल फलक बोस दरख्त और लाफानी दरख्त। उसने उन्हें महज अपनी मर्जी से लगा दिया था और पहले कभी बाग की देखभाल करने की जहमत नहीं की थी। खुशकिस्मती से अद्वियाती बाग में भारी मिट्टी की एक बड़ी मिकदार और जमीन की रगों के क्रिस्टल की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वरना अब तक ज्यादातर पौधे मुरझा चुके होते। अगर उसके पास मादन आला के भेजे हुए वुड स्प्लिट कबीले के 2 अरकान उसके अद्वियाती बाग की देखभाल के लिए होते, तो न सिर्फ उसे अपने जखीरे के मरने की फिक्र नहीं रहती, बल्कि अद्वियाती बाग की जड़ी बूटियां भी बहुत अच्छी तरह परवान चढ़ती। आखिरकार दुनिया में वुड स्प्लिट से ज्यादा इस काम के लिए कोई और मौजू नहीं था। वो अमली तौर पर कदीम जमाने से पौधों की देखभाल के लिए ही पैदा हुए थे। अगर कोई शख्स वुड स्प्लिट हासिल कर ले तो उसे अपने अद्वियाती बाग के मामलात की फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे भी अहम बात यह है कि उनकी फसल में भी कम अज कम 30% इजाफा होगा। इसलिए वो बहुत हैरान नजर आया। क्या अब संजीदा है? मैं मजाक करती हुई लग रही हूं, मोना ने गुस्से से जवाब दिया। यांग काई ने अपने हाथ आपस में रगड़े और एक बड़ी मुस्कुराहट बखेर दी। मैं ऐसी चीज भला कैसे कबूल कर सकता हूं? ये वाकई, ओ मेरे खुदाया। वो इस वक्त थोड़ा सा बेरब्त हो रहा था। उसने एक बार जाने से पहले एक वुड स्प्लिट को अगवा करने का सोचा था, क्योंकि ऐसी नायाब नस्ल को अपने अद्वियाती बाग में अपने हुनर का भरपूर इस्तेमाल न करने देना एक जिया होता। मजीद बरा, हाई हेवन पैलेस का मुस्तकबिल में यकीनन अपना अद्वियाती बाग होगा, और हाई हेवन पैलेस के मौजूदा पैमाने को देखते हुए अद्वियाती बाग यकीनन बहुत बड़ा होगा। इसकी देखभाल के लिए वुड स्प्लिट का होना किसी भी चीज से बेहतर था। मोना हकारत से इसकी तरफ देखने के लिए मोड़े। ये छोकरा अभी मुझसे कितना बदतमीज था, लेकिन इतनी जल्दी अपना लहजा बदल लिया। कितना नफरत अंगेज और घिनौना है। मैंने पहले कभी इस पर गौर क्यों नहीं किया? यांग काई ने मुट्ठी बनाई, इसे अपने मुंह के पास रखा, हल्का सा खानिसा और फिर संजीदा होने की कोशिश करते हुए पूछा, मादन आला, क्या इस पेशकश के साथ कोई शराइत वाबस्ता है? मैं पहले ही कह दूं, इन 2 चीजों को छूने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। कैसी शराइत? मैं क्या शराइत रख सकती हूं? उन्होंने गुस्से से कहा। यांग काई हैरान रह गया। अब ये सब मुफ्त में तो पेश नहीं कर रही होंगी, है ना? बुजुर्ग हंसे। क्या उन्होंने अभी शराइत का जिक्र नहीं किया? उनके कबीले के 2 अफराद को उन 2 चीजों की देखभाल करने दो। वो क्या ये कोई शर्त भी है? यांग काई इतना हैरान हुआ कि इसकी आंखें तकरीबन हल्कों से बाहर निकल आए। ये तो वाज़े तौर पर मेरे लिए फायदामंद है, तो ये शर्त कैसे हुई? बुजुर्ग ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, ये वुड स्प्लिट कबीले की फितरत है। ये देखते हुए कि वो इन 2 चीजों को कितनी अहमियत देती हैं, उन्हें उनकी देखभाल करने देना बेहतरीन इनाम है जो वो हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3207 2 वुड स्प्लिट्स। न सिर्फ कोई शराइत वाबस्ता नहीं थी, बल्कि मोना उसके अद्वियाती बाग की देखभाल में मदद के लिए अपने कबीले के 2 अफराद भी भेजने वाली थी। यांग काई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी हैरत अंगेज बात सच हो सकती है। यांग काई आखिरकार नायाब पौधों के लिए वुड स्प्लिट कबीले की ख्वाहिश और जुस्तजू की गहराई को समझ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बुजुर्ग ने जिक्र किया था। ये उनकी मौरूसी फितरत का हिस्सा था। उन्हें पौधों की देखभाल करने की इजाजत देना शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी अलामत थी जो वो उन्हें दे सकता था। इसके अलावा ये इसके लिए एक बेहतरीन सौदा था। इसकी कोई कीमत नहीं लगी और वो अपने अद्वियाती बाग के लिए मुफ्त में 2 निगरान हासिल करने में भी कामयाब हो गया। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? अचानक गैर मुतवक्के खुशकिस्मती ने इसे चकरा कर रख दिया, इसलिए इसने इंतहाई पुरजोश महसूस करते हुए दरख्त के गार में चहल कदमी शुरू कर दी। इसी दौरान मोना, जो उसे देख रही थी, माथे पर बिल डालकर पुरस्रार अंदाज में बोले, अगर तुम उस पर भी राजी नहीं हो सकते तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। मुस्तकबिल में बरा करम यहां दोबारा मत आना। वुड स्प्लिट कबीला तुम्हारा खैर मुकद्दम नहीं करता, और स्टोन स्प्लिट कबीला भी नहीं। मैं राजी हूं। यकीनन मैं इस पर राजी हूं। यांग काई ने चहल कदमी रोकी और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ मुड़ा। मादन आला, आपकी इस मेहरबानी से इनकार करना मेरी बेवकूफी होगी। मोना ने हिकारत से आवाज निकाली और उस पर ऐसी नजर डाली जिससे लग रहा था कि वो कह रही हूं,
कम अज कम तुम में कुछ तमीज तो है। इसके तासुरात दोबारा संजीदा हो गए, लेकिन मादन आला, एक बात है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। वो क्या है? मुझे डर है कि एक बार जब आपके कबीले के 2 अफराद मेरे हाथ में आ गए तो उनके लिए दोबारा आज़ादी देखना आसान नहीं होगा। अगर वाकई इसके हाथ 2 वुड स्प्रिट्स लग गए तो वो यकीनन उन्हें छोटी सैरशदा दुनिया के अंदर अद्वियाती बाग में रखेगा। जब तक उसके पास खुद लाफानी दरख्त को बरकरार रखने की ताकत नहीं होगी, वो उन्हें आसानी से जाने की इजाजत नहीं देगा। इन अल्फाज पर मोना ने माथे पर बिल डाले। क्यों? क्या तुम उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाले हो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। बरा करम मुझे मुआफ कर दें, मादन आला, उन्होंने सोचते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वो चीज बहुत खास है। यांग काई ने संजीदा तासुरात के साथ जवाब दिया। मादन आला, अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे कबूल करने में बहुत खुशी होगी। यकीनन मैं उनके साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा, इसलिए बरा करम उसकी फिक्र ना करे। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। वुड स्प्रिट्स के लिए कीमती पौधों के साथ वक्त गुजारना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। यांग काई के पास न सिर्फ फलक बोस दरख्त था, बल्कि उसके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज थी। भी वुड स्प्रिट इसके साथ रहने और उसके लिए काम करने को तैयार होगी। इसके अलावा उन्होंने ये तजवीज पेश करते वक्त पहले ही ऐसा कुछ सोच लिया था, इसलिए उन्होंने जवाब में सर हिलाया। कोई मसला नहीं है। वो मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया, मादन आला। उनके तई इसके दिल में जो चढ़ थी वो नामो निशान छोड़े बगैर गायब हो गई और उसने अचानक शर्माते हुए कहा। मादन आला, क्या आपको नहीं लगता कि कबीले के 2 अफराद बहुत कम होंगे? अगर मुमकिन हो तो क्या अब कम अज कम 7 या 8 अफराद मेरे साथ नहीं भेजेंगी? इन अल्फाज पर बुजुर्ग की आंखें तकरीबन हल्कों से बाहर निकल आए, जबकि दूसरी तरफ मोना चलाए। बाहर निकलो। मैं तो बस कह रहा था। अगर आप राजी नहीं हैं तो बस उसे भूल जाएं। आपको मुझ पर चलाने की क्या जरूरत थी? यांग काई ने अपना सर झुकाया और दबी आवाज में बुड़बुड़ाया। जब तुम्हें हम सबसे ज्यादा मिला है तो मजलूम बनने की अदाकारी बंद करो, मोना ने गुस्से से कहा। उसने इन अल्फाज पर अपना सर उठाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ऐलान किया। मादन आला, बरा करम अपने कबीले के 2 अफराद को जल्दी यहां बुलाएं। मुझे अभी दूसरे मामलात भी निपटाने हैं, इसलिए मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। कहने की जरूरत नहीं कि इसके पास ताखीर का वक्त नहीं था, इस डर से कि कहीं वो अपना फैसला ना बदल ले। इसे वुड स्प्रिट्स में से 2 को हासिल करना था और उन्हें फौरन अपने साथ ले जाना था। अगरचे मोना इससे बेजार थी, फिर भी उन्होंने अपने हाथ उठाए और 2 बार ताली बजाई। थोड़ी ही देर बाद घर के बाहर से 2 वुड स्प्रिट्स उड़ती हुई अंदर आए। उन्होंने उन्हें झककर सलाम किया और फिर यांग काई का जायजा लेने के लिए मुड़े। ये वाज़ेह था कि वो पहले से तैयार थीं। यांग काई ने इनकी तरफ देखा और फौरन खुशी महसूस की। वुड स्प्रिट्स में से एक वो थी जिससे वो वाकिफ था। ये वही वुड स्प्रिट थी जो कल इसका इस्तकबाल करने आई थी। वो बहुत शर्मीली लग रही थी, गहरा शर्माते हुए और नजरें मिलने पर अजीब और गरीब अंदाज में इधर उधर देख रही थी। दूसरी भी एक मादा वुड स्प्रिट थी, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर ज्यादा मिलनसार थी। जब उसने यांग काई को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो मुस्कुराई, जिससे इसके आसपास की दुनिया फौरन रोशन हो गई। मोलो, तुम अब से इस लड़के के साथ जाओगी। इसकी चीजों का अच्छी तरह ख्याल रखना, मोना ने हिदायत की। मोजो और मोलो ने एक जबान होकर जवाब दिया, जी हाँ। फिर मोना दोबारा यांग काई की तरफ मुड़े। मैं अपने लोगों को तुम्हारे हवाले कर रही हूं। अगर तुमने उनके साथ कोई गलत सलूक किया और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जवाब दे ठहराएगी। इत्मीनान रखें, मादन आला, मैं उनके सर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। यांग काई ने अपना सीना थपथपाया और वादा किया। जब इसने मोजो और मोलो की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी। सक ये 2 वुड स्पिरिट्स अब से मेरी होंगी। ये कितना हैरत अंगेज है। तुम में से मोजो कौन है और मोलो कौन है? उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए जितना मुमकिन हो सके बेजर अंदाज में पूछा। मिलनसार वुड स्प्रिट ने खूबसूरती से झककर अपना तारुफ कराया। मैं मोजो हूं। अपनी शर्माती हुई साथी की तरफ इशारा करते हुए इसने मजीद कहा, वो मोलो है। यांग काई ने बार बार सर हिलाया और गर्मजोशी से बात जारी रखी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कहीं भेजूंगा, बरा करम डरना मत। ये कहकर इसने हाथ बढ़ाया और उन्हें नरमी से पकड़ा, जिसके बाद दोनों वुड स्प्रिट्स फौरन गायब हो गई। मोना ये देखकर गुस्से में आ गई और तेजी से दोनों हाथ उठाए। दरख्त के गार में एक बालिग आदमी के बाजू जितनी मोटी कई बेलें तलब कर ले। ये बेलें तीरों की तरह निकली और यांग काई के गिर्द लिपट गईं, यहां तक कि वो एक पकौड़े की तरह नजर आने लगा। वुड स्प्रिट कबीला तसादुम से नफरत करता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो लड़ने के काबिल नहीं थे। इन छोटे और नफीस जिस्मों में मौजूद ताकत किसी दूसरी नस्ल से कम नहीं थी। मजीद बरा, मोना औसत 3rd ऑर्डर एम्परर रिलिम मास्टर से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए अगरचे वो इलाही रूह जितनी ताकतवर ना हो, लेकिन वो किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। तुमने उनके साथ किया क्या? उन्हें अभी बाहर निकालो। पुरसुकून हो जाए। यांग काई ने अपने माथे से ठंडा पसीना निकलते हुए महसूस किया। उनके अल्फाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंगली और वहशी दरिंदा हो जो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। वो कहाँ है? अपनी आंखों के सामने अपने कबीले के 2 अफराद को गायब होते देखकर वो भला कैसे पुरसुकून रह सकती थी? उनका हाला भी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्हें इसके हवाले करने के फौरन बाद वो जिंदा है या मर गए।
वो एक महफूज जगह पर है। जैसे ही वो बोला, इसका पूरा जिस्म लहराया और खलाई उसूलों की एक लहर के साथ इसे जकड़ने वाली बेलें इस तरह टूट गईं जैसे उन्हें हजारों चाकुओं से काटा गया हो। वो पाउडर बनकर जमीन पर गिरने लगीं। ये मंजर देखकर मोना की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसी तरह बुजुर्ग भी हैरत से यांग काई की तरफ देख रहे थे। वो हजारों सालों से मोना को जानते थे, इसलिए वो बखूबी जानते थे कि इन बैलों की जकड़ने वाली ताकत कितनी ज्यादा थी। बुजुर्ग शायद वहशियाना ताकत से बैलों से आजाद होने के काबिल होते, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से यांग काई हुआ था। फान वो और दूसरों की आमद से पहले यांग काई खलाई उसूलों के अपने नए इदराक में गर्क था। वो मुबहम तौर पर कुछ समझ सकता था, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल समझ बोझ नहीं थी। इसे आजमाने के बाद इसे एहसास हुआ कि खला के रास्ते में इसकी महारत बहुत बेहतर हो गई है, और इसे यकीन था कि अगर उसे इस पर काम करने के लिए मजीद वक्त मिला तो एक नई इलाही सलाहियत पैदा करने के काबिल हो जाएगा। बदकिस्मती से अब ऐसे मामलात पर गौर करने का वक्त नहीं था। मोना इसे तब तक कभी नहीं जाने देती जब तक वो मोजू और मोलो से मुताल्लिक मसला हल न कर ले। मादन आला, जैसा कि अब जानती हैं, मैं खला के रास्ते में महारत रखता हूँ। इसीलिए मेरे पास एक खास किस्म के स्टोरेज आर्टिफैक्ट का होना कोई अजीब बात नहीं है। बात करते हुए इसने सेलशदा दुनिया का मोती निकाला। इब्तदाई सालों में उसने सेलशदा दुनिया के मोती को बहुत एहतियात से छुपाया था, क्योंकि उसके पास इसकी अपनी हिफाजत के लिए काफी ताकत नहीं थी। ऐसे औकात भी थे जब उसे सेलशदा दुनिया के मोती की ताकत उधार लेने की जरूरत पड़ती थी। ताहम यांग काई के पास अब एक नई सेलशदा दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत थी, इसलिए अब सेलशदा दुनिया के मोती को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं रही थी। सेलशदा दुनिया के मोती से एक रोशनी चमकी और उलझन का शिकार मोजो और मोलो हैरान कुन तासुरात के साथ दोबारा नमूदार हुई। वो दुनिया, मैं समझ गया, बुजुर्ग ने हैरत से कहा। मोना की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी जैसे उन्हें किसी चीज का एहसास हुआ हो, और उन्होंने हैरत से पूछा, क्या फर्क बोस दरख्त और वो चीज इसके अंदर है? बिल्कुल सही, यांग काई मुस्कुराया। मादन आला, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहती है? उन्होंने फौरन मोहतात होकर देखा। एक बार अंदर जाने के बाद मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, है ना? यकीनन अब निकल सकती हैं, यांग काई दिल खोलकर हंसा, जबकि सच तो यह है कि इसके ऐसे इरादे थे। मादन आला के तौर पर मोना तमाम वुड एस्टेट्स में रूहानी फूलों और नायाब पौधों की काश्त के लिहाज से बेहतरीन थी, अगर वो उन्हें धोखे से छूटी सेलशदा दुनिया में ले जा सकता। ताहम वो जानता था कि यह नामुमकिन है। स्टोन स्पिरिट कबीला और वुड स्पिरिट्स एक दूसरे पर मुनहसर थे और अक्सर एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करते थे। अगर वो मोना को अगवा कर लेता तो स्टोन स्पिरिट कबीले के बुजुर्ग सबसे पहले इसके दुश्मन बन जाते। लेकिन इस तरह मोना आखिरकार समझ गई कि इसका क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वो कलील मुद्दत में दोबारा आज़ादी नहीं देख पाएंगी। ये स्टोरेज आर्टिफैक्ट अपनी जगह एक दुनिया थी, इसलिए इसमें दाखिल होने के बाद उन्हें दोबारा बाहर निकलने के लिए इसकी रजामंदी की जरूरत थी। इसी दौरान मोजो और मोलो अब भी उलझन का शिकार थीं। उन्हें अभी अचानक महसूस हुआ कि उनके गिर्द दुनिया घूम रही है। फिर उन्होंने खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। इससे पहले कि वो इस दुनिया के अंदर के माहौल का करीब से जायजा ले सकती, वो अचानक दोबारा दरख्त के गार में नमूदार हो गई। लड़के, तुम्हारे पास यकीनन बहुत सी अच्छी चीजें मौजूद हैं, मोना ने हैरत से आह भरी। एक ऐसा स्टोरेज आर्टिफैक्ट जो खुद एक मुकम्मल दुनिया बना सके, बहुत नायाब था। मजीद बरा, ऐसी चीज किसी ऐसे शख्स के हाथों में सबसे ज्यादा मुअस्सर होती है जो खला के रास्ते में महारत रखता हो। यह दूसरों के लिए रश्क का बाइस था। मादन आला, क्या आपका कोई और सवाल है? नहीं, बरा करम, उनका अच्छा ख्याल रखना। फिक्र न करें, मैं इन्हें कभी नाइंसाफी महसूस नहीं होने दूंगा, यांग काई ने जवाब दिया। इसके बाद उसने मोजो और मोलो को वापस छोटी सेलशदा दुनिया में भेज दिया। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, मादन आला, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने आज मुझ पर किया है, चाहे मैं मुस्तकबिल में बुलंदियों पर ही क्यों ना पहुंच जाऊं। देर हो रही है, अब मुझे इजाजत दें। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मोहतात रहना। अगर तुम्हें मुस्तकबिल में कभी स्टोन स्पिरिट कबीले की मदद की जरूरत हो तो बस यहां आकर बता देना। यांग काई ने सर हिलाया और दरख्त के गार से बाहर निकलकर वहां वापस चला गया जहां स्पेस ईरे वाक़ था। स्पेस ईरे में लहर उठी, रोशनी चमकी और उसका वजूद गायब हो गया। चैप्टर 3208 देखो यहाँ कौन है। इस तरह की सफबंदी के साथ हाई हेवन पैलेस के पास स्टार बाउंड्री के ज्यादातर आला फिरकों से ज्यादा मालामाल बरसा था। यहां तक कि फायर ड्रैगन पैलेस, आइस हार्ट वैली और अलिफाजरसन टेम्पल जैसे फिरकों में भी सिर्फ एक थर्ड ऑर्डर एम्परर रिले मास्टर था। स्पेस ईरे तेजी से चमका, जिसने मुराकबा करने वाली बयान यूचिंग को चौंका दिया, जिसकी वजह से इसने अपनी आंखें उठाई और इस समत में देखा। ये सोच कर कि ये हुआ चिंगसी है जो जुनूबी इलाके से वापस आ रही है, वो आने वाले शख्स का इस्तकबाल करने के लिए जल्दी से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाती, यांग काई का वजूद जाहिर हो गया और हैरान होकर उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांधी। पैलेस मास्टर अब वापस आ गए। पास ही पहरा देने वाले कई शागिर्द भी एहतराम के साथ यांग काई का इस्तकबाल करने के लिए लपके। इत्तेफाक से यांग काई को ड्रैगन आइलैंड जाने के लिए शुमाली इलाके को छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। इस तमाम अरसे में इसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी, और अगर जोचिंग ने यहाँ आकर सबको हकीकत से आगाह न किया होता तो वो समझ लेते कि इसे कुछ हो गया है।
ताहम उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि वो लोअर स्टार फील्ड जा रहा है, और सिर्फ इतना कहा था कि वो तन्हाई में रियाजत कर रहा है और इसे बाहर आने में महीने साल लग सकते हैं। अब जबकि बयान यूचिंग यांग काई के जिस्म से उठने वाले इर्तियाशात को महसूस कर सकती थी, वो ये जानकर हैरान रह गई कि वो अब सेकंड ऑर्डर एम्परर रिले मास्टर बन चुका है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि इसने 10 साल से कुछ ज्यादा अरसे में सेकंड ऑर्डर एम्परर रिलेम तक रसाई हासिल कर ली। कितनी हैरत अंगेज रियाजत की रफ्तार है। जब वो पहली बार इससे मिली थी तो वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग था। जब इसने अपना मुवाजना इससे किया तो उसे नादानिस्ता तौर पर अपनी कामयाबियों की कमी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैनेजर बयान यांग काई मुस्कुराया। एक पुराने दोस्त से दोबारा मिलने पर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अगरचे हैंग लो स्टार फील्ड वो जगह थी जहां से इसका ताल्लुक था, लेकिन हाई हेवन पैलेस इसकी बुनियाद थी जहां वो इस वक्त खड़ा था। वो आखिरकार 10 साल बाहर रहने के बाद वापस आया था, इसलिए वो अच्छे मूड में था। क्या आज आपकी ड्यूटी है? जी हाँ, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। हूँ, क्या पिछले चंद सालों में कुछ हुआ? सब कुछ पुरअमन रहा है। बड़ा करम इत्मीनान रखें, पैलेस मास्टर। हाई हेवन पैलेस का वर्षा दिन की तरह वाज़े था, और ये कोई राज नहीं था कि 3 मोन्सेटर किंग्स इस जगह की हिफाजत कर रहे थे, तो पूरे शुमाली इलाके में विंडरस पिल ग्रेट एम्परर की मेडिसन पिल वैली के अलावा और कौन इसका मुकाबला कर सकता था। यह फितरी था कि किसी ने हाई हेवन पैलेस के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए पिछले 10 साल बगैर किसी वाकये के गुजर गए। बल्कि फायर ड्रैगन पैलेस के लोग लीजाया के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए कई बार यहाँ आए। ओ, बस उन्हें नजरअंदाज करें। यांग काई ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वहन हुआ से कहीं कि आकर मुझसे मिले। उसने जवाब दिया, मैनेजर हुआ इस वक्त महल में नहीं है। वहन हुआ कहाँ गई है? यांग काई यह खबर सुनकर चौंक गया। मैनेजर हुआ इस वक्त साल के आखिर के कुछ हिसाबात तय कर रही है। वो आधा महीना पहले वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ मादी लेन देन तय करने के लिए जुनूबी इलाके गई थी, और उनके शेड्यूल के मुताबिक उन्हें तकरीबन 2 दिनों में वापस आ जाना चाहिए। चंद साल पहले यांग काई ने वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक मुआहिदा किया था। चूंकि दोनों इलाके एक दूसरे से बहुत दूर वाक़ थे और उनके पैदा करदा वसाइल बहुत मुख्तलिफ थे, इसलिए वो एक दूसरे की कमी को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखते थे। हुआचिंग सी ने इन तमाम सालों में उनके दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बरकरार रखा था, जिसके नतीजे में हाई हेवन पैलेस के लिए बहुत ज्यादा आमदनी हुई। क्या ऐसा है? फिर इसके बजाय नान मैन दी जून और चियू से कहीं कि वो आकर मुझसे मिले। जी बेहतर। इसके बाद यांग काई आगे बढ़ा और खला में जम हो गया। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो आसमान में खड़ा हाई हेवन पैलेस को नीचे देख रहा था। इसके नीचे पहाड़ दूर तक फैले हुए थे, नबातात सरसब्ज थीं, मंजर खूबसूरत था और मौसम पुरसुकून था। वहां बहुत सी पहाड़ी चोटियां बिखरी हुई थीं और उनके दरमियान वादियों में मुतअद्दिद इमारतें वाक़ थीं, ताहम इनमें से ज्यादातर जगहें खाली थीं। ये इमारतें असल में सीकिंग पेशेंट सीकेट की छोड़ी हुई जायदादें थीं, लेकिन चूंकि हाई हेवन पैलेस में हमेशा से आबादी कम रही थी, इसलिए वहां कोई नहीं रहता था और वो इमारतें खाली पड़ी थी। यांग काई कुछ देर तक पूरे हाई हेवन पैलेस के गिर्द उड़ता रहा। खामोशी से मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए इसने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया। चूंकि वो वापस आ गया था, इसलिए इसे सबसे पहले छोटी सेलशदा दुनिया के अंदर मौजूद लोगों को रहा करना था। स्टार बाउंड्री में आलमी उसूलों के मुताबिक ढलने का वाहिद तरीका यह था कि उन्हें जल्द अज जल्द इस दुनिया में जम कर दिया जाए। आज के बाद हाई हेवन पैलेस की आबादी गालिबन 1 लाख से तजावुज कर जाएगी। एक उकाब की चीख सुनाई दी और उसी लम्हे एक साया यांग काई की तरफ लपका। जब वो साया करीब आया तो वो उकाबी नाक वाला एक खुश लिबास आदमी निकला, जिसने अपनी मुट्ठियां बांधी और सलाम किया। यंग मास्टर यांग। यंग फी, हमें मिले हुए बरसों बैठ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। यांग काई हल्का सा मुस्कुराया। यंग फी ने जवाब दिया, आपकी फिक्र का बहुत शुक्रिया यंग मास्टर यांग। मैं खैरियत से रहा हूं। जब वो बात कर रहे थे, शीली और शीवोवी भी वहां पहुंच गए। इन तीनों ने एक ही वक्त में यांग काई के हाले को महसूस किया था, बस यंग फी की रफ्तार ज्यादा थी, इसलिए वो पहले पहुंच गया। हाल अहवाल पूछने के बाद शीली ने तजस्सुस से पूछा, यंग मास्टर यांग, अब क्या देख रहे हैं? मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि हाई हेवन पैलेस कितने लोगों की गुंजाइश रख सकता है। शीली इन अल्फाज पर हंसा, हमारे पास वसी जमीनें और कम आबादी है, सैकड़ों रूहानी चोटियां खाली हैं। 1 या 2 लाख लोगों की गुंजाइश फराहम करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या अब दरवाजे खोलने और शागिर्दों को भर्ती करने का इरादा रखते हैं यंग मास्टर यांग? इसकी जरूरत नहीं है। यांग काई ने सर हिलाया। फिर उसने सरसरी तौर पर मजीद कहा, वैसे मैं अभी कदीम बंजर जमीनों से वापस आया हूं। इन अल्फाज पर तीनों मुंसटर किंग्स के चेहरे जर्द पड़ गए। एक दूसरे की तरफ देखते हुए यंग फी ने एहतियात से पूछा, क्या इलाही मुअज़्ज़िज़ीन ने कुछ कहा? हम थोड़ी देर के लिए मिले, इससे पहले कि उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है कि वो मेरा ज्यादा खैर मुकद्दम नहीं करते। यांग काई मुस्कुराया। 3 अजीम इलाही मुअज़्ज़िज़ीन के इस वक्त के रवैये को याद करके इसे अब भी बहुत हंसी आ रही थी। क्या ऐसा है? यंग फी बेजबान रह गया। अगरचे वो अंदाजा लगा सकता था कि 3 अजीम इलाही मुअज़्ज़िज़ीन यांग काई का खैर मुकद्दम क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके लिए इस वक्त सूरत हाल की वजाहत करना आसान नहीं था। शीली एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, क्या इलाही मुअज़्ज़िज़ीन ने हमारा जिक्र किया? जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए,
यंगफी और शीवोवी दोनों ने घबराहट में यांग काई की तरफ देखा। जब बात यहां तक पहुंची तो वो अब भी कदीम बंजर जमीनों के मोंस्टर किंग्स थे। वो 3 अजीम इलाही मुअज़्ज़िज़ीन के अहकामात के पाबंद थे और अगर उन्हें वापस आने का हुक्म दिया जाता तो उनके पास इनकार का कोई रास्ता न होता, वरना इसे गद्दारी तस्वुर किया जाता। अमा अगर वो उसी तरह वापस चले जाते तो वो यकीनन मायूस होते और सूरत हाल को कबूल न कर पाते। इतने सालों तक यांग काई के साथ रहने के बावजूद उन्हें अभी तक वो मौका नहीं मिला था जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उस वक्त छोड़कर जाना एक बहुत बड़ा ज़िया होता। बिल्कुल नहीं, यांग काई ने सर हिलाया। ऐसा लगता है कि अब से तुम बाज़ाब्ता तौर पर मेरे लोग होगे। इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर यकज़बान होकर अपनी मुट्ठियां बांधी। हम आपके मातहत खिदमत करना चाहते हैं। इनकी आंखें जोश और खरूश से भरी हुई थीं। ये सबसे बेहतर था कि इलाही मुअज़्ज़िज़ीन ने उन्हें वापस आने का हुक्म नहीं दिया। वो यांग काई के साथ रहना जारी रखने और उसे अपनी खदमात पेश करने के लिए तैयार थे। अगरचे हाई हेवन पैलेस में रहना हद से ज्यादा पुरअमन था और उनके लिए करने को कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी ये उनके लिए हेवेंस ऑर्डर की इस नस्ल के साथ ताल्लुक बनाने का बेहतरीन तरीका था। सख्त मेहनत करो, मुस्तकबिल में मैं तुम्हारे वक्त को कीमती बना दूंगा, यांग काई ने लापरवाही से कहा। ये एक सरसरी बात थी, लेकिन सुनने वालों के लिए ये बहुत ज्यादा मानी खेज थी। इस तरह तीनों मोंस्टर किंग्स मजीद पुरजोश हो गए। हूँ, मेरे साथ आओ, यांग काई ने हुक्म दिया और फिर वो मुड़ा, नीचे की तरफ उड़ा और एक बड़े चौक के सामने उतरा जहां नान मैन दी जून और बयान यूचिंग इसका इंतजार कर रहे थे। इसकी आमद को महसूस करते हुए नान मैन दी जून जल्दी से आगे बढ़े। सलाम पैलेस मास्टर। छोटे छोकरे, तुम आखिरकार वापस आ गए। चियू, गोइजू, गोकांग योन और आईओ ने भी इसका इस्तकबाल किया। यांग काई ने एहतराम से अपनी मुट्ठियां बांधी। ये चंद लोग हमेशा इसके बुजुर्ग समझे जाएंगे, चाहे इसकी रियाजत कितनी ही बुलंद क्यों ना हो जाए, खास तौर पर चियू और आईओ। एक उसकी सास थी और दूसरे इसके ससुर, तो वो उनके लिए एहतराम कैसे न रखता। लड़के, तुम हाल ही में कहाँ मटर गश्ती करते रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने एक ड्रैगन लड़की को भी काबू कर लिया है। आईओ ने नाखुशगवार तासुरात के साथ यांग काई की तरफ के। मजीद बरा, उनके लहजे की तशरीह करना काफी मुश्किल था। ये बदबूदार छोकरा बहुत ही नाजेबा है। स्टारफील्ड में उसकी पहले ही 4 बीवियां हैं, फिर भी वो स्टार बाउंड्री में आने के बाद आवारागर्दी जारी रखने की हिम्मत करता है। उसने ड्रैगन कबीले की एक रुकन को बहलाने और उसके साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने की जुर्रत भी की। ये फितरी था कि आईओ के यांग काई के इक़दामात के बारे में अपने कुछ ख्यालात थे। वो ड्रैगन कबीले के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन जब बात यांग काई की आती थी तो मामला मुख्तलिफ था। से परवाह है कि तुम्हारी रियाजत कितनी बुलंद है। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक किया तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। मजीद बरा, वो ड्रैगन लड़की अकेली नहीं थी। आईओ ने आइस हार्ट वैली की एक औरत के बारे में भी सुना था जिसके यांग काई के साथ कुछ मुबहम ताल्लुकात मालूम होते थे। ये महज नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर उनकी ताकत कम न होती तो वो अब तक यांग काई को सख्त सबक सिखा चुके होते। ये एक हादसा था, ये सिर्फ एक हादसा था। यांग काई को बुरी तरह पसीना आ गया। उसने जोचिंग का जिक्र सिर्फ सोयान से तन्हाई में किया था और वो नहीं जानता था कि सोयान ने लोअर और शुयू को इस बारे में बताया है या नहीं, लेकिन इसने पहले कभी उन्हें इस बारे में पूछते हुए नहीं सुना था। एक हादसा? आईओ गुस्से से बोले, तुम उन लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त स्टारफील्ड में किस हाल में है? बदबूदार छोकरे, अगर तुम्हारे पास औरतों को बहलाने के लिए वक्त है तो तुम्हें वो वक्त वापस जाने और उन्हें यहां लाने का तरीका ढूंढने में सिर्फ करना चाहिए। तुम अपनी मौजूदा सलाहियत के साथ ऐसा करने के काबिल होने चाहिए। मैं अभी आपसे इसी मामले पर बात करने वाला था। यांग काई ने गुफ्तगू का रुख बदलने के मौका से फायदा उठाया। किस बारे में? चियू ने शक भरी नजरों से यांग काई की तरफ देखा। देखो यहाँ कौन है? यांग काई मुस्कुराया और अपने सामने अपना हाथ लहराया। सैलशदा दुनिया के मोती के साथ राब्ता करते हुए इसकी कलाई की इस जुम्बिश के साथ एक के बाद एक कई साए नमूदार हुए। सोयान, शियानंग चैंग, शान चिंग लो और शु यू सब एक साथ नमूदार हुए। ये वाज़ेह था कि उन्हें बगैर किसी इत्तिला के बुलाया गया था, क्योंकि वो उलझन का शिकार थीं और नहीं जानती थीं कि क्या हो रहा है। ताहम सिर्फ एक साथ खड़े होने से ये नुमाया हो रहा था कि वो कितनी खूबसूरत और मुनफरिद है। अगरचे उनकी शक्ल व सूरत बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन इनमें से हर एक गैर मामूली हसन की मालिक थी। नान मैन दी जून और बयान यूचिंग जो कुछ देख रहे थे इस पर हैरान रह गए। जब उन्होंने उन चारों औरतों पर नजर डाली तो उनकी आंखें चमक उठीं। सोयान और दूसरों की रियाजत उनकी नजर में शायद कोई खास ना हो, लेकिन उन चारों औरतों में से हर एक नाकाबिले यकीन हद तक हुसैन थी। किसी आम आदमी के लिए इनमें से किसी एक को हासिल करना कई जिंदगियों की खुशकिस्मती होती। इसके बावजूद यांग काई उन चारों को एक साथ हासिल करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता था कि उनके पैलेस मास्टर मोहब्बत के मामले में काफी खुशकिस्मत थे। आखिरकार ये यांग काई है। इसी दौरान तीनों मोंस्टर किंग्स की तवज्जो सोयान और दूसरों की जाहिरी शक्ल सूरत पर नहीं थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये चारों औरतें मोंस्टर रेस की नजर में भी खूबसूरत थीं, लेकिन वो उनमें से 2 औरतों से एक मुख्तलिफ किस्म का हाला महसूस कर सकते थे जिसने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। खास तौर पर सर्द तासुरात वाली औरत के हाले ने इनमें इबादत का एहसास पैदा कर दिया। इसका हाला लुवान फेंग जैसा था, लेकिन यह इससे भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर था।
सिर्फ वहां खड़े होने के बावजूद ऐसा महसूस होता था जैसे वो बादलों से ऊपर खड़ी आसमानों से दुनिया को नीचे देख रही हो। इसके बरक्स दूसरी सेहर अंगेज औरत की मौजूदगी इतनी पर रोब नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका हाला ऐसा नहीं था जो आम लोगों के पास हो सकता हो। इलाही रूहें तीनों मूनस्टर किंग्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखें हैरत से भर गईं। मूनस्टर रेस का हिस्सा होने के नाते वो इलाही रूहों के हालों के बारे में बहुत हसास थे, इसलिए वो एक ही नजर में आसानी से बता सकते थे कि सोयान और शान चिंग लो दोनों के पास इलाही रूह के जराए मौजूद हैं। अगरचे वो दोनों औरतें इस वक्त कमजोर थीं, लेकिन इन तीनों को यकीन था कि अगर उन्हें बढ़ने का मौका मिला तो वो ताकत में उनसे आगे निकल जाएंगी। लोअर चियू दंग रह गईं और हैरत से शान चिंग लो को देखने लगीं। वो बमुश्किल अपनी आंखों पर यकीन कर पा रही थी। आई वो अभी यांग काई से शान चिंग लो और दूसरों को यहां लाने के लिए स्टारफील्ड वापस जाने का तरीका ढूंढने का कह रहे थे, लेकिन फिर शान चिंग लो अचानक पलक झपकते ही उनके सामने नमूदार हो गए। चैप्टर 3209 1 लाख से ज्यादा। अपना नाम पुकारे जाने पर शान चिंग लो हक्का बका रह गई। जब उसने देखने के लिए अपना सर फेरा तो उनकी नजरें मिले और उसने जोश से पुकारा, माँ। जब वो और बीलो ग्रेट हान खानदान से निकले थे तो वो एक इंतहाई अजीब कुर्बानगाह से गुजरने के बाद बराह रास्त मूनस्टर एम्परर स्टार पर पहुंच गए थे। अगर चियू ने उन्हें ढूंढकर उनकी निगरानी न की होती और इसे अपनी गोद ली हुई बेटी के तौर पर न अपनाया होता तो वो अपनी ताकत के बिलबोते पर किसी भयानक अंजाम से दो चार हो जाते। इसलिए चियू न सिर्फ इसकी नजात दहिंदा थी बल्कि इसकी रजाई माँ भी थी। शान चिंग लो यहां आने से पहले जानती थी कि वो चियू से दोबारा मिल सकेगी, इसलिए वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ आईओ भी इसी तरह हैरत से शुई यू को देख रहे थे। शुई यू ने अपनी आंखें सुर्ख होते हुए महसूस की जब इसने धीमी आवाज में पुकारा, वालिद साहब। उन्होंने अपने अंदर जज्बात के तूफान को रोका और सर हिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जानकर खुशी हुई कि तुम महफूज हो। अपना सर फेरते हुए उन्होंने यांग काई पर एक नजर डाली और पहले वाली तमाम नाराजगी को खत्म होते हुए महसूस किया। यांग काई स्टारफील्ड वापस गया था और उनकी बेटी को यहां ले आया था, तो अब उन्हें मजीद क्या कहना था। अगरचे सोयान और शियानंग चैंग का यहां दोबारा मिलने के लिए कोई खानदान नहीं था, लेकिन उन्होंने कई सालों से गुइजू को नहीं देखा था, इसलिए वो इसे सलाम करने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान गोकांग योन ने खाली नजरों से देखा और हकलाते हुए पूछा, पैलेस मास्टर, क्या आप स्टारफील्ड वापस गए थे? चियू और आईओ यांग काई को बराह रास्त उसके नाम से पुकार सकते थे या इसे और लड़का हुआ छोटा छोकरा भी कह सकते थे, यहां तक कि बदबूदार छोकरा भी ठीक था, लेकिन गोकांग योन में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने शोरी तौर पर यांग काई को पैलेस मास्टर कहकर मुखातिब किया। हूं, मैं अभी वहीं से वापस आया हूं। यांग काई हल्का सा मुस्कुराया। ततो, क्या सॉवर्ड यूनियन? गोकांग योन ने उम्मीद भरी नजरों से यांग काई की तरफ देखा। फिक्र न करें सीनियर गो, मैं इस सफर में भाई गो और सॉवर्ड यूनियन के बहुत से दूसरे लोगों को भी यहां लाया हूं। वो कहां हैं? गोकांग योन की आंखें चमक उठीं। फिक्र न करें, अब जल्द ही उनसे मिल सकेंगे। छोटी से शदा दुनिया के एक खास इलाके में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा थे, इसलिए यांग काई फौरन गो जियानशिन या सॉवर्ड यूनियन के लोगों को नहीं ढूंढ सका। जिस वजह से वो सोयान और दूसरों को इतनी आसानी से बिला सका वो ये थी कि वो दूसरों के साथ एक ही जगह पर नहीं रह रही थी। दी जून, मेरे लिए माउंटेन्स एंड रिवर्स प्रोजेक्शन लाओ, उसने अपना हाथ उठाते हुए कहा। नॉन मैन दी जून नहीं जानते थे कि यांग काई क्या करना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस पर शक नहीं किया। उन्होंने जल्दी से माउंटेन्स एंड रिवर्स प्रोजेक्शन का कंट्रोलर निकाला और इसे खोला। एक तस्वीर फौरन रोशन हो गई और उनके सामने एक छोटे हाई हेवन पैलेस का अक्स नमूदार हुआ। पहाड़ों और मैदानों से लेकर छोटी से छोटी नदी और पहाड़ी तक तस्वीर में सब कुछ वाज़े तौर पर दिखाया गया था। ये कोई ऐसी चीज थी जिसे नॉन मैन दी जून और होयू ने मिलकर बेहतर बनाया था, इसलिए ये फितरी था कि ये एक हैरत अंगेज काम था। यांग काई ने कई चोटियों की तरफ इशारा किया और पूछा, यहां लोग रह रहे हैं, है ना? बयान यूचिंग ने इन जगहों पर नजर डाली जिनकी तरफ यांग काई इशारा कर रहा था और जवाब दिया, बिल्कुल सही। वो 1000 लेविस पैक है जहां बोड़े यहीन और 1000 लेविस सीकेट के लोग ठहरे हुए हैं। 5 सेंट्स पैक वो जगह है जहां चियू रहती है। वो अब 10 साल से ज्यादा अरसे से हाई हेवन पैलेस में रह रही थी, इसलिए ये फिक्री था कि वो इस बात से वाकिफ थी कि कौन कहाँ रहता है। यांग काई ने इसकी बातों पर सर हिलाया। जल्द ही बहुत से लोग बाहर आने वाले हैं, मुझे जरूरत है कि आप उन्हें बसाने में मदद करें। कितने? इसने पूछा। 1 लाख से ज्यादा। जैसे ही ये अल्फाज इसके मुंह से निकले, जवाब में सबके सांस रुक गए। हाई हेवन पैलेस में हमेशा से तादाद कम रही थी। मजीद बड़ा, यांग काई ने कभी शागिर्दों को भर्ती करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया था। हाई हेवन पैलेस के कयाम के बाद से इसके दरवाजे कभी नहीं खोले गए थे, इसलिए वो नहीं जानते थे कि वो क्या मंसूबाबंदी कर रहा है। आज तक उन्हें समझ नहीं आई थी कि वो इस तमाम अरसे में सिर्फ तैयारियां कर रहा था। इतने ज्यादा लोगों के साथ मुझे कुछ मददगार हाथों की जरूरत होगी, बयान यूचिंग ने कहा। ठीक है, अब 1000 लेविस सीकेट के लोगों को भी आने का कह सकती हैं कि यांग काई ने सर हिलाया। मैं पहले इन लोगों को बाहर लाने वाला हूं। बयान यूचिंग ने फौरन अपना मवासलाती आला निकाला और इसमें अपनी इलाही हिस्स डाल दी। ये वाज़ेह था कि वो लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। दूसरी तरफ यांग काई ने सेलशदा दुनिया के मोती को तलब किया और अंधेरे के भंवर में एक बड़ा टेडपूल जैसा साया नमूदार हुआ।
ये गुनगुन था जिसने अपना सियाह और चौड़ा मुंह इस तरह खोला जैसे वो पूरी दुनिया पर फैला हुआ हो। गुनगुन से निकलने वाले खौफनाक हाले ने तीनों मॉन्स्टर किंग्स को जर्द कर दिया। वो ये भी नहीं बता सकते थे कि ये चीज क्या थी। ये सिर्फ इसके बड़े जिस्म की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि इससे इंतहाई खतरनाक एहसास पैदा हो रहा था। जल्द ही इस बड़े मुंह से एक साया बाहर निकला और हैरानकुन तासुरात के साथ उधर उधर देखने लगा। वो साया जो अपनी जगह मुंजमद हो गया था वो कोई और नहीं बल्कि मेंग वो आ था। चारों तरफ मौजूद भरपूर आलमी तवानाई ने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी ख्वाब में है। शीडोड स्टार पर जहां हाई हेवन सीक्रेट वाक़ था वहां की आलमी तवानाई पूरे स्टार फील्ड में बेमिसाल थी। ताहम इस जगह का इस जगह से मवाजना करना जमीन का वसी आसमानों से मवाजना करने जैसा था। यहाँ किसी को अपने जिस्म में आलमी तवानाई उंडेलने के लिए किसी खुफिया फन को गर्दिश देने की भी जरूरत नहीं थी। ये एक इंतहाई आरामदेह एहसास था। फिर गुनगुन के मुंह से एक और साया निकला, इसके बाद तीसरा और फिर चौथा। सबका रद्द अमल एक जैसा था। यांग काई ने यह देखकर ऊंची आवाज में पुकारा, सब लोग बरा करम यहां न रुकें। बरा करम आगे बढ़ना जारी रखें क्योंकि अब के पीछे अभी और भी लोग आ रहे हैं। इसकी याद दहानी ने आखिरकार उन लोगों को उनकी हैरत से बेदार किया और एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने एक दूसरे की आंखों में सदमा और जोश देखा। उन्हें काफी अरसा पहले मतला कर दिया गया था कि वो यांग काई के साथ स्टार बाउंड्री के नाम से मशहूर एक आला दुनिया में वापस जाने वाले हैं और बज़ाहिर वो खैरियत से पहुंच गए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्टार बाउंड्री के बारे में उन्होंने सुना है वहां रियासत का इतना बेहतरीन माहौल होगा। कुदरती तौर पर स्टार बाउंड्री की ज्यादातर जगहें हाई हेवन पैलेस जैसी नहीं थी। अगर ये स्टार फील्ड से बेहतर भी होता तब भी ये उन्हें दिन और रात के फर्क का एहसास न दिलाता। ताहम ये हाई हेवन पैलेस था। ये वो जगह थी जहां कभी सीकिंग पेशेंट सीक्रेट कायम था। अव्वल तो ये शुमाली इलाके में रियासत की बेहतरीन जन्नतों में से एक थी, तो यहाँ आलमी तवानाई वाफिर मिकदार में क्यों ना होती। इसी दौरान गुनगुन के मुंह से लोगों का एक तांता बंध गया और चौक जल्द ही लोगों से भर गया। उस वक्त 1000 लेविस सीक्रेट के लोग भी ये हिंद की क़यादत में वहां पहुंच गए। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा चंद सौ, और कहने की जरूरत नहीं कि इस मंजर को देखकर वो इंतहाई हैरान रह गए। थोड़ी देर उधर उधर पूछने के बाद उन्हें आखिरकार मालूम हुआ कि ये लोग लोअर स्टार फील्ड से आए हैं और वो यांग काई के तरीकों पर दंग रह गए। स्टार बाउंड्री में पैदा होने और परवरिश पाने वाले एक रियासतकार की नजर में लोअर स्टार फील्ड से आने वाले लोग अशराफिया में भी अशराफिया थे। जब तक वो अपने सफर के दौरान हलाक न हो जाए उनके एम्परर रेलिम तक पहुंचने के इम्कानात इंतहाई ज्यादा थे। ये सिर्फ इसलिए था कि लोअर स्टार फील्ड में रियासत का माहौल स्टार बाउंड्री से बहुत कमतर था, जिसकी वजह से उनके बढ़ने की सलाहियत महदूद हो गई थी। ऐसा नहीं था कि स्टार बाउंड्री में लोअर स्टार फील्ड के रियासतकार नहीं थे, बस वो हर जगह बिखरे हुए थे, इसलिए इनमें से इतनी बड़ी तादाद को एक साथ देखना मुश्किल था। चौक में हजारों रियासतकार नमूदार हुए और अभी मजीद लोग बाहर आ रहे थे। ये लोग इस वक्त शायद ताकतवर ना हों, लेकिन काफी वक्त मिलने पर वो यकीनन हाई हेवन पैलेस की बुनियाद बन जाएंगे। यांग काई के पास किसी से बात करने का वक्त नहीं था क्योंकि वो बयान यूचिंग के साथ एक कोने में खड़ा माउंटेन्स एंड रिवर्स प्रोजेक्शन पर दिखाए गए हाई हेवन पैलेस के मुख्तलिफ मकामात की तरफ इशारा कर रहा था। वो मुसलसल इस बात पर बहस कर रहे थे कि उन लोगों के लिए जमीन और रिहायशी जगहों को कैसे तकसीम किया जाए। एक एक करके 1000 लेविस सीक्रेट के शागिर्दों को हिदायत दी गई। उनमें से हर एक तकरीबन 1000-2000 लोगों की क़यादत करते हुए किसी पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। ये मसरूफ काम कई दिनों पर मुहित रहा, जिसके दौरान हुआ चिंगसी जुनूबी इलाके से वापस आ गए। उनकी मदद से चीजें पहले से ज्यादा आसानी से चलने लगें, जबकि उनके तासुरात खुशगवार भी थे और परेशान कुन भी। वो वक्ता फ़ौक़ता यांग काई की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखती। अगरचे उन्हें यांग काई ने जाती तौर पर हाई हेवन पैलेस का हेड मैनेजर नामजद किया था, लेकिन इसके कयाम के बाद से उन्हें ज्यादा कुछ निपटाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अव्वल तो हाई हेवन पैलेस में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर 1000 लेविस सीक्रेट के शागिर्द थे, और चूंकि ये हिंद भी 1000 लेविस पैक पर मुकीम थे, इसलिए खुद मुख्तार इंतजाम कोई मसला नहीं रहा था। इन सालों में हुआचिंग ने ज्यादातर खुद को हाई हेवन पैलेस के लिए रियासत के वसाइल हासिल करने के तरीके तलाश करने में मसरूफ रखा था। जुनूबी इलाके में वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ताउन ने उन्हें बहुत ज्यादा दौलत कमा कर दी थी, लेकिन इतना कमाने का क्या फायदा था। इन वसाइल को इस्तेमाल करने वाला कोई शागिर्द नहीं था, इसलिए यह मवाद कागज पर महज अदादो शुमार का एक मजमुआ बनकर रह गया। इसलिए यह कहा जा सकता था कि वो सिर्फ नाम की हेड मैनेजर थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अचानक 1 लाख से ज्यादा शागिर्द हाई हेवन पैलेस में दाखिल हो गए थे। दूसरे लफ्जों में उन्हें उन तमाम शागिर्दों के लिए हम आहंगी पैदा करनी थी, उनकी रियासत की तकनीकों का तयन करना था और जरूरी वसाइल तैयार करने थे। वो तकरीबन एक ऐसा मुस्तकबिल देख सकती थीं जहां उन्हें कम अज कम आधे साल तक एक लम्हे का सुकून नहीं मिलेगा। उनके काम का बोझ आखिरकार उनके हेड मैनेजर के ओहदे के शाइनशान होने वाला था, लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं होगा। खुशकिस्मती से बयान यूचिंग उनकी परेशानियों में शरीक थीं और मसाइल हल करने में उनकी मदद कर रही थीं, वरना उन्हें यह सारा बोझ अकेले ही उठाना पड़ता। इसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात को संभालना सिर्फ उनके और बयान यूचिंग के लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें एक बेहतर मंसूबा बनाने की जरूरत थी। छोटी सेल शदा दुनिया से बाहर आने वाला आखिरी गिरोह मॉन्स्टर रेस के रियासतकारों का था।
वो मॉन्स्टर एम्परर स्टार की अशराफिया थे और यू शेविंग की क़यादत में उनकी कल तादाद तकरीबन 3000 थी। मजीद बरआं इनमें से हर एक से ज़बरदस्त मॉन्स्टर ची खारिज हो रही थी। यांग काई ने तीनों मॉन्स्टर किंग्स को इशारा किया, मैं उन्हें अब तीनों के हवाले करूंगा ताकि आप उनका ख्याल रख सकें। मॉन्स्टर रेस की रियाजत इंसानों से मुख्तलिफ थी, इसलिए उनके लिए यही बेहतर होगा कि उन्हें तीनों मॉन्स्टर किंग्स ज़ाती तौर पर सिखाएं। जवाब में यंग फी, शीली और शी वो भी खुलकर मुस्कराए। उनकी नजरें मॉन्स्टर रेस के उन 3000 के करीब नए अरकान पर एक हिसाब किताब वाले अंदाज में पड़ी, जिससे इन 3000 के जिस्मों में एक झुरझुरी दौड़ गई। मॉन्स्टर रेस के इन नए अरकान को मॉन्स्टर एम्परर स्टार की अशराफिया समझा जा सकता था, वो गैर मामूली हुनरमंद जिन्होंने लिमिटलेस वेस्ट माउंटेन के खिलाफ जंग में बका हासिल की थी। इसके बावजूद तीनों मॉन्स्टर किंग्स से आने वाले हाले के सामने वो खुद को बच्चों की तरह महसूस कर रहे थे। इनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता था कि मॉन्स्टर किंग्स खास तौर पर कितने ताकतवर हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उन तीनों में से कोई भी एक खर्राटे के साथ उन्हें खत्म कर सकता था। आखिरकार हमारे पास करने को कुछ है, शीली जोर से हंसा। हुआ चिंगसी की तरह वो तीनों भी हाई हेवन पैलेस आने के बाद से फारिग बैठे थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी होयू के साथ आंख मिचौली खेलना रही थी। बदकिस्मती से उनके हाथों उनगिनत बार पकड़े जाने के बाद वो फरार होने की हिम्मत हार गई और उसके बजाय आजकल खुद को हाई हेवन पैलेस के लिए आर्टिफैक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए वक्फ कर दिया है। इसके अपने अल्फाज में वो हाई हेवन पैलेस के तमाम वसाइल को ज़ाय करने वाली थी ताकि यांग काई को परेशान कर सके और वो आखिरकार इसे रहा कर दे। इसके बावजूद वो एक एम्परर आर्टिफैक्ट फायर के तौर पर अपनी साख को दागदार नहीं कर सकती थी और उसके नतीजे में इसने जितने भी आर्टिफैक्ट्स तैयार किए वो आला तरीन मेयार के थे। इस वक्त हाई हेवन पैलेस के खजाने में मुख्तलिफ दर्जात के उनगिनत आर्टिफैक्ट्स का ढेर लगा हुआ था। अगर इसे पहले से मालूम होता कि यांग काई फिरके में 1 लाख से ज्यादा शागिर्द लाएगा और उन आर्टिफैक्ट्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाएगा, तो उसके पास वसाइल को ज़ायद करना जारी रखने का कोई मुहर्रिक ना होता। कोयू का पीछा करने के बगैर तीनों मॉन्स्टर किंग्स तेजी से बोरियत महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें 3000 के करीब शागिर्द सौंपना वही था जो वो चाहते थे। कम अज कम वो यांग काई के लिए कुछ कर सकते थे, जो सारा दिन यहाँ कुछ न करने से बेहतर था। छूटो, मेरे साथ आओ। शीली ने अपना हाथ हिलाया और हाई हेवन पैलेस के अंदर गहराई में एक बड़े पहाड़ की तरफ उड़ने में पहल की। 3000 के करीब नए आने वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो उलझन का शिकार थे, यहां तक कि चीयू चलाएं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हरकत में आओ। तन्हा तभी उनमें से बहुत से लोगों ने चीयू की मौजूदगी को महसूस किया और वो उन्हें देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। जब उन्होंने स्टार फील्ड छोड़ा था तो चीयू मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर वाहिद मॉन्स्टर क्वीन थी और अगरचे उनकी ताकत शीली और दीगर मॉन्स्टर किंग्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके अहकामात बहुत ज्यादा वजन रखते थे, इसलिए 3000 के करीब मॉन्स्टर फरमाबरदारी के साथ शीली के पीछे चल दिए। ये एक अजीम अलशान और शानदार जुलूस था। चैप्टर 3210 अकाम में डूबा हुआ। यांग काई को लोगों के इस हुजूम के लिए रहाइश का मुकम्मल इंतजाम करने में आधा महीना लगा। इस अरसे के दौरान वो इतना मसरूफ था कि अमली तौर पर हर वक्त इधर उधर भाग रहा था। खुशकिस्मती से हुआ चिंगसी और बयान यूचिंग उसकी मदद कर रही थी, वरना वो काम की ज्यादती से मर जाता। हाई हेवन पैलेस में मुख्तलिफ इश्काल और साइज की सैकड़ों रूहानी चोटियां असल में खाली थीं, ताहम अब वो लोगों से लबरेज थीं। छोटी रूहानी चोटियों में कई सौ तक लोग ठहरे हुए थे, जबकि सबसे बड़ी मरकजी चोटियों में 3000 तक लोग रह सकते थे। सैकड़ों रूहानी चोटियों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की तकसीम के साथ हाई हेवन पैलेस फौरन एक इंतहाई पर रौनक जगह में बदल गया। इतने ज्यादा लोगों का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बावजूद हुआ चिंगसी ने एक तजवीज पेश की कि वो हर चोटी के लिए और इसी चोटी से एक पैक मास्टर मुंतखब करे। ये सैकड़ों पैक मास्टर्स उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी के तहत होंगे, जबकि पैक मास्टर्स अपनी अपनी रूहानी चोटियों में रहने वाले नए आने वाले शागिर्दों के जिम्मेदार होंगे। इस तरह ये सबको बहुत सी परेशानियों से बचा लेगा। कुदरती तौर पर चीयू, आईओ, गोकांग योन और गुइजू में से हर एक रूहानी चोटी की निगरानी करने के काबिल था। मजीद बड़ा जिन रूहानी चोटियों की वो निगरानी कर रहे थे वो मरकजी चोटियां थी। अगरचे उनकी रियाजत अभी तक एम्परर रीलिम में दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन अब वो सब थर्ड ऑर्डर डॉ सोर्स रीलिम की चोटी पर खड़े थे। वो स्टार फील्ड के रियाजतकारों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इसी वजह से इन चारों ने 5 सेंट्स पैक छोड़ दी जिस पर वो तवील अरसे से रह रहे थे और दूसरी रूहानी चोटियों पर मुंतकिल हो गए। गोकांग योन सोवर्ड यूनियन के साबिक यूनियन मास्टर थे और यांग काई सोवर्ड यूनियन के ज्यादातर अशराफिया को अपने साथ यहाँ लाया था। चुनांचे सोवर्ड यूनियन के तमाम शागिर्दों के इंतजाम की जिम्मेदारी गोकांग योन पर डाल दी गई। यांग काई को पूरा यकीन था कि उन शागिर्दों को भी कोई एतराज नहीं होगा। अगर उनकी तादाद नाकाफी होती तो वो खाली जगहों को पर करने के लिए दूसरी जगहों से लोगों को मुंतकिल कर सकता था। इसी दौरान आईओ को हैंग लो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रियाजतकारों का इंचार्ज बना दिया गया। गुइजू और चीयू में से हर एक ने उन लोगों के एक हिस्से की निगरानी की जो असल में हाई हेवन सीक्रेट में थे। ये इसलिए था क्योंकि मॉन्स्टर रेस के 3000 अरकान को तीनों मॉन्स्टर किंग्स के हवाले कर दिया गया था, इसलिए उनके मातहत कोई दस्तयाब नहीं था। दूसरे जैसे कि येशी योन, असल स्टार एम्परर सीक्रेट के कई बुजुर्ग, चू यी मेंग और ओल्ड डेमन जो ओरिजिन किंग रिलिम में थे, इन सब को भी उनकी मुताल्लिका रूहानी चोटियों का पैक मास्टर बना दिया गया।
इस निजाम के नाफिज होने से हाई हेवन पैलेस के अंदर का पूरा ढांचा फौरन वाजे हो गया और इंतजाम करना कहीं ज्यादा आसान हो गया। यांग काई ने 2 हेड मैनेजर्स हुआ चिंगसी और बयान यूचिंग के साथ मुख्तलिफ रूहानी चोटियों के हालात का गश्त और मुआयना किया। इस बात की तस्दीक करने के बाद कि सब कुछ तरतीब में है, इसे आखिरकार चंद दिनों के लिए आराम करने का कुछ वक्त मिला। इसके बावजूद उसने नाम निहाद आराम के दिन कुछ न करते हुए नहीं गुजारे। बात सिर्फ इतनी थी कि वो इतना मसरूफ नहीं था जितना शुरू में था। इतने ज्यादा लोगों के आने के साथ रियाजत के लिए यकीनन बड़ी मिकदार में रियाजती वसाइल और खुफिया फनून और तकनीकों की जरूरत होगी। अब जबकि सब स्टार बाउंड्री में थे, स्टार फील्ड में जिन खुफिया फनून की उन्होंने रियाजत की थी वो उनकी तरक्की का साथ नहीं दे पाएंगे। इन खुफिया फनून को बेहतर फनून से बदलना फितरी था। खुशकिस्मती से यांग काई ने स्टार बाउंड्री में दाखिल होने के बाद से इन गिनत लोगों को मारा था और यहां तक कि सीकिंग पेशेंट सीकेट जैसे आला फिरते को भी इसके हाथों तबाही का सामना करना पड़ा था। इसलिए उसने खुफिया फनून का एक अच्छा खासा जखीरा जमा कर लिया था। वहां हर तरह के रियाजतकारों के इंतखाब के लिए खुफिया फनून की बहुत सी मुख्तलिफ अकसाम मौजूद थीं। मजीद बरा वाचिंग सी इस मुमकिना मुस्तकबिल के लिए तवील अरसे से तैयार थी और उन्होंने मरकजी चोटियों में से एक पर एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें इन गिनत खुफिया फनून और खुफिया तकनीकें मौजूद थी। लाइब्रेरी अब मुतअद्दिद पैक मास्टर्स के लिए आजादाना मुताला के लिए खुली थी। खुफिया फनून से मुतालिक मामला आर्जी तौर पर हल हो गया था, सिर्फ रियाजती वसाइल से मुतालिक मामला बाकी था। स्टारफील्ड में रियाजतकार ज्यादातर सेंट क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए रियाजत करते थे, जबकि स्टार बाउंड्री में ज्यादातर सोर्स क्रिस्टल्स के साथ रियाजत करते थे। मेयार के लिहाज से दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थे। खुशकिस्मती से हाई हेवन पैलेस ने उन सालों में बहुत ज्यादा दौलत जमा कर ली थी। गोदामों में सोर्स क्रिस्टल्स के पहाड़ लगे हुए थे और यांग काई ने हाल ही में 3 अजीम इलाही मुअज़्ज़िज़ीन से एक खतीर रकम हासिल की थी। इन सालों में जनूबी इलाके में हुआ चिंगसी और वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान तिजारत से होने वाली आमदनी के साथ मिलाकर एक सरसरी अंदाजे से मालूम हुआ कि हाई हेवन पैलेस को कम अज कम अगले 50 सालों तक सोर्स क्रिस्टल्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मजीद बरा वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लेन देन हर साल होता था और मवाद की तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए 50 साल बाद भी यकीनन सोर्स क्रिस्टल्स की वाफिर मिकदार मौजूद होगी। चुनांचे सोर्स क्रिस्टल से मुतालिक मामले को एक तरफ रखा जा सकता था। गौर तलब वाहिद मसला गोलियों की फराहमी का रह गया था। यांग काई स्टार फील्ड से बहुत से ऐसे रियाजतकारों को लाया था जो ओरिजिन रिटर्निंग रिलिम में थे। मजीद बरा वक्त के साथ साथ ओरिजिन किंग रिलिम तक पहुंचने वाले लोगों की तादाद में बतदरीज इजाफा होगा। यह कोई खास तशवीश की बात नहीं थी क्योंकि स्टार बाउंड्री में ओरिजिन किंग्स कोई खास चीज नहीं थे। दूसरी तरफ ओरिजिन किंग रिलिम से डॉ सोर्स रिलिम में तरक्की का अमल था जिसमें गोलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसकी वजह यह थी कि इस अरसे के दौरान हर रियाजतकार को अपनी सेंट ची को सोर्स ची में तब्दील करने में मदद के लिए सोर्स कंडेंसेंट नल्स की जरूरत होती थी। यांग काई ने भी उस वक्त इस अमल का तजुर्बा किया था। यही हाल चीयू, गोइजू और दूसरों का भी था। सोर्स कंडेंसेंट नल की मदद के बगैर एक ओरिजिन किंग को अपनी सेंट ची को मुकम्मल तौर पर सोर्स ची में तब्दील करने में कम अज कम 10 या 20 साल लगेंगे और इसे तेज रफ्तार समझा जाता था। जो सुस्त थे उन्हें इस अमल को मुकम्मल करने में सैकड़ों साल लग सकते थे। नतीजे के तौर पर हाई हेवन पैलेस को अगले 100 या 1000 सालों में सोर्स कंडेंसेंट नल्स की एक बहुत बड़ी मिकदार की जरूरत होगी। वो सिर्फ फिरके की अपनी पैदावार पर भरोसा करके इस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकेंगे। ये काफी नहीं होगा, यहां तक कि हाई हेवन पैलेस की अपनी स्प्लिट नल पैक के साथ भी। चुनांचे अपने कीमियादानों की तरबियत के साथ साथ ऐसी गोलियां बड़ी मिकदार में खरीदने की जरूरत थी। इसी वजह से यांग काई ने हुआ चिंगसी से, जो अभी वापस आई थी, दोबारा जनूबी इलाके का दौरा करने को कहा था। वो अपने साथ बड़ी तादाद में मोन्स्टर बेस्ट कवर्स ले गई और इस हंगामी दूर से निमटने के लिए वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सोर्स कंडेंसेंट नल्स के एक बीच के बदले इनका तबादला करने के लिए तैयार थे। यांग काई के पास चंद मिलियन मोन्स्टर बेस्ट कवर्स थे, जिनमें से ज्यादातर इसने माजी में कदीम बंजर जमीनों में दाखिल होते वक्त हासिल किए थे। वो मोन्स्टर बेस्ट कवर्स कदीम बंजर जमीनों के 3000 स्प्लिट स्टोम में दसियों हजार सैकड़ों हजार सालों के जमा होने का नतीजा थे और इसने इन सबको एक ही बार में चल लिया था। इनमें टोलते ऑर्डर मोन्स्टर बेस्ट कवर्स की भी कमी नहीं थी। वायलेट सोर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स यकीनन इस तरह के लेन देन को अंजाम देने पर बहुत खुश होगा। यांग काई ने सोर्स कंडेंसेंट नल्स की फौरी फराहमी हासिल करने के लिए हर किस्म के 10,000 से ज्यादा मोन्स्टर कवर्स निकाले थे। हाई हेवन पैलेस के लिए एक नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा खर्च था। मुसलसल एक मकाम करने के बाद यांग काई ने आखिरकार सुकून का सांस लिया। इस दिन वो शियानंग चैंग को रूहानी चोटियों में से एक की चोटी पर ले गया। ये चोटी हाई हेवन पैलेस की मरकजी चोटियों में से एक थी। यहाँ का मंजर तमाम दूसरी रूहानी चोटियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। ये न सिर्फ आलमी तवानाई से मालामाल थी, बल्कि फूलों और परिंदों से भी घिरी हुई थी। दूसरी पर रौनक रूहानी चोटियों के मुकाबले में ये काफी मुख्तलिफ थी। अगरचे चोटी इंतहाई बुलंद और बड़ी थी, लेकिन यह खामोश और पुरसुकून थी। इसकी वजह यह थी कि इसने स्टार फील्ड के किसी दूसरे रियाजतकार को इस रूहानी चोटी में खलल डालने की इजाजत नहीं दी थी। यह हाई हेवन पैलेस की स्पिरिट नल पैक थी। वहां 2 मलती जलती रूहानी चोटियां थीं, स्पिरिट ईरे पैक और स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट पैक। उनके मुतालिका पैक मास्टर्स नान मैन दी जून और होयू थे।
कहने की जरूरत नहीं कि इन दोनों पैक मास्टर्स को यांग काई ने जबरदस्ती मुकर्रर किया था। उनकी रजामंदी से कत नजर वो दोनों अब से स्प्लिट ईरे पैक और स्प्लिट इंस्ट्रूमेंट पैक के मुतालिका पैक मास्टर्स होंगे। दूसरी तरफ स्प्लिट नल पैक का कोई पैक मास्टर नहीं था, हालांकि ये वो जगह थी जहां जी यंग, एक एम्परर अल्केमिस्ट, मुकीम थे। सख्ती से कहा जाए तो जी यंग हाई हेवन पैलेस का हिस्सा नहीं थे। आखिरकार वो विंड्रसपिल ग्रेट एम्परर के 5वें शागिर्द थे। ये सिर्फ इसलिए था कि वो इस वक्त कीमियागिरी के मुकाबले में यांग काई से हार गए थे, जिसकी वजह से वो कीमियागिरी में मदद के लिए हाई हेवन पैलेस में ठहर गए। उन्हें हाई हेवन पैलेस का एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझा जा सकता था। इसके बावजूद जी यंग कोई लकीर के फकीर इंसान नहीं थे। वो न सिर्फ एम्परर रिलिम में थे बल्कि एक एम्परर अल्केमिस्ट भी थे। मजीद बरा वो विंड्रसपिल ग्रेट एम्परर के एक मौरूसी शागिर्द थे। ये तीनों हैसियतें बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल करेंगी चाहे वो किसी के पास भी हों, लेकिन जब ये तीनों एक ही शख्स के पास हों तो ये और भी ज्यादा पररोब हो जाता। यांग काई जी यंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था अगर उन्होंने इस वक्त अपनी हार मानने से इनकार कर दिया होता। मजीद बरा उन्हें मारा नहीं जा सकता था क्योंकि इससे यकीनन विंड्रसपिल ग्रेट एम्परर नाराज हो जाते। एक अजीम शहंशाह के गुस्से को हल्का नहीं लिया जा सकता था। ताहम जी यंग ने यांग काई के साथ अपनी शर्त पूरी करने के लिए वाकई कयाम किया और उन सालों में हाई हेवन पैलेस के लिए बड़ी तादाद में रूहानी गोलियां तैयार की। उन्होंने जाती तौर पर जो रूहानी गोलियां तैयार की वो न सिर्फ आला दर्जे की थीं बल्कि उनके मेयार की जमानत भी थी। जी यंग के मातहत कई शागिर्द थे जिन्हें वो मदद के लिए अपने साथ स्पिरिट नल पैक पर लाए थे। इस तरह स्पिरिट नल पैक पर सिर्फ जी यंग और उनके शागिर्द रहते थे, साथ ही कई दूसरे लोग भी थे जो मुतफर्रिक कामों के इंचार्ज थे। यांग काई और शियानंग चैंग आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ बढ़े और जल्द ही सरबराह पर पहुंच गए। एक आदमी जो 20 की दहाई में मालूम होता था बड़े हाल के सामने इंतजार कर रहा था और जब इसने यांग काई को देखा तो झुककर सलाम किया। पैलेस मास्टर यांग, मोहतरम उस्ताद अब की आमद का इंतजार कर रहे हैं, बरा करम मेरे साथ आए। यांग काई मुस्कुराया और सर हिलाया। वो जानता था कि जी यंग ने इसके पहुंचते ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। शागिर्द के पीछे बड़े हाल में दाखिल होने के बाद जी यंग जल्द ही यांग काई का इस्तकबाल करने के लिए नमूदार हुए। भाई यांग, हमें मिले हुए काफी अरसा हो गया है। इन दोनों ने 10 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे को नहीं देखा था, जो यकीनन काफी तवील अरसा था। इसके अलावा जी यंग इतने दोस्ताना न सिर्फ इसलिए थे कि वो कीमियागिरी के मुकाबले में यांग काई से हार गए थे, बल्कि गोनक्सन मो की वजह से भी थे। ये सिर्फ यांग काई की बदौलत था कि विंड्रसपिल ग्रेट एम्परर के तीसरे शागिर्द गोनक्सन मो अपनी मौत के बाद मेडिसन पल वैली वापस जाने के काबिल हुए। जी यंग इसी वजह से यांग काई के शुक्रगुजार थे। भाई जी, यांग काई ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जी यंग ने यांग काई का बाजू पकड़ा और कहा, भाई यांग, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं हाल ही में कीमियागिरी की एक नई तकनीक पर तजुर्बा कर रहा हूं। मुझे इससे कुछ फायदा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कुछ मशवरा लेना चाहूंगा। जी यंग एक एम्परर अल्केमिस्ट थे, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उनके साथ कीमियागिरी पर बहस कर सकें। अगरचे उनके कई सीनियर भाई और एक सीनियर बहन थी, लेकिन उन सबको एक ही उस्ताद ने सिखाया था, इसलिए उनके साथ कीमियागिरी पर बहस करने से वो जो कुछ हासिल कर सकते थे इसकी एक हद थी। जबकि यांग काई मुख्तलिफ था। जी यंग शायद न जानते हों कि यांग काई को कीमियागिरी किसने सिखाई, लेकिन वो जानते थे कि यांग काई की कीमियागिरी की महारत उनसे कम नहीं थी। मजीद बरा यांग काई इस लिहाज से मुनफरिद था कि उसका अपना अंदाज और तरीके थे। इसके साथ बातचीत करने से यकीनन कुछ न कुछ हासिल होगा। वो यांग काई बेजबान नजर आया। कीमियादान वाकई एक ही धन के पक्के होते हैं। मैं आज यहाँ एक मकसद के लिए आया था, लेकिन वो मिलते ही मुझे कहीं घसीट कर ले जा रहे हैं। ये सोचते हुए कि इस बार उनकी मुलाकात के दौरान उसे कुछ दरखास्तें करनी है, यांग काई ने फैसला किया कि ये बेहतर होगा अगर वो कुछ एहसानात हासिल कर सके ताकि बाद में बहस थोड़ी ज्यादा आसानी से हो सके। चुनांचे इसके पास आजिजी से ये कहने के सिवा कोई चारा नहीं था, मैं मशवरा देने की जुर्रत तो नहीं करता, लेकिन भाई जी, मुझे आपके साथ इस मामले पर बहस करने में कोई एतराज नहीं है। पिछली बार जब उनका कीमियागिरी में मुकाबला हुआ था तो जी यंग को शिकस्त देना इसकी महज खुशकिस्मती थी। यांग काई नहीं समझता था कि वो किसी भी तरह जी यंग से बेहतर है। आखिरकार इसे अब भी लगता था कि जब कीमियागिरी की महारत की बात आती है तो जी यंग इससे बेहतर है। जी यंग दिल खोलकर हंसे, भाई यांग बहुत आजिज है। यहां तक कि मोहतरम उस्ताद भी तुम्हारी कीमियागिरी की महारतों की बहुत तारीफ करते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, यांग काई दंग रह गया। अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ कीमियागिरी के रास्ते पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते। वो तो इसलिए उन्हें लगता है कि ये एक जिया है कि यांग काई मुस्कुराया। 3000 रास्ते हैं और मैंने बस उनमें से एक का इंतखाब किया है। मेरे लिए इस रास्ते पर चोटी तक पहुंचना ही काफी है। जी यंग एक लम्हे के लिए हक्का बका रह गए और फिर सर हिलाया, दुरुस्त है। इसके बाद उन्होंने मजीद वक्त जाया नहीं किया। यांग काई को अपने गोली बनाने वाले कमरे में घसीट कर ले गए, कुछ कीमती जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें बेहतर बनाना शुरू किया। कहने की जरूरत नहीं कि शियानंग चैंग भी उनके पीछे अंदर चली गई। जी यंग नहीं जानते थे कि ये नौजवान औरत कौन है, ताहम ये देख करके यांग काई के साथ इसका ताल्लुक कुछ गैर मामूली मालूम होता है, उन्होंने इसे अंदर आने से नहीं रोका। इसके अलावा उनकी कीमियागिरी की नई तकनीक ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी देखकर सीख सके। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।